बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे आप सब लोग? जी तो गाइस, जैसा कि कल हमने नावल स्टार्ट किया था, नावल बर्फ़ के आंसू रिटन बाय नाज़िया कमल नाजी। इसके बाद सेकेंड एपिसोड हमने पढ़नी है। कोशिश मेरी ये थी कि आज मैं इसको एंड कर दूँ, मगर अनफॉर्चुनेटली आज मैं इतनी ज़्यादा बर्डनाइज हूँ ना कि ये 1 घंटे की रिकॉर्डिंग भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैंने हम लोगों को ये क्योंकि कल ना 2 प्रेजेंटेशन कल है और एक असाइनमेंट है जो परसों देनी है, और मेरा किसी पे भी काम कंप्लीट नहीं है, तो ये इसको काम कंप्लीट करना है और वो आज रात लगेगी, क्योंकि परसों वाला तो चले कल हो जाएगा, लेकिन जो कल प्रेजेंटेशन 2 देनी है उसका कुछ भी नहीं है। स्लाइड्स बनाने वाली पड़ी, हर चीज़ पड़ी हुई है। एक फेलो ने करके दिया है काम, जो ग्रुप फेलो ने, लेकिन वो माशाल्लाह इतना किया है, अल्लाह मैं क्या बताऊँ, दोबारा से मैंने उसके ऊपर काम करना पड़ना। तो है ऐसे कि अपने दुख बाद में शेयर करेंगे। जल्दी से पहले 1 घंटे की जितनी भी रिकॉर्डिंग हो सके ना तो पढ़ लेते हैं। इंशाल्लाह कोशिश होगी, अगर कल बस दुआ कीजिएगा सब अच्छा हो जाए, फिर कल इसको एंड कर लेंगे इंशाल्लाह नावल को। आए पढ़ते हैं। बर्फ़ के आंसू रिटन बाय नाज़ी कमल नाजी, सेकेंड एपिसोड। अगली सुबह मोहित अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ गया तो इसकी आंखों में और चेहरे में इतनी खुशी चमक थी कि खुद फ़िहा भी से देखकर हैरान रह गई। अजहान अभी सो रहा था। जवाद साहब मरीना का बेगम का हाथ था में इन्हें डाइनिंग टेबल के करीब ले आए। फ़िहा बेटे, जल्दी से गर्मा गर्म नाश्ते लो, देखो आज एक शहजादी रास्ता भूलकर हमारे गरीब खाने पर तशरीफ़ ले आई है। मरीना बेगम मुस्कुराई थी, जबकि किचन के दरवाजे पर खड़ी फ़िहा जैसे साख्त रह गई। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वाकई मोहित की मम्मा इस घर में वापस लौट आई है। ओह हेलो, कोमा में बाद में चली जाना, पहले मेरी स्वीट मामा के लिए अच्छा सा नाश्ता ले आओ। शाबाश। मोहित ने इसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए जितने फ्रेश लहजे में कहा था, इसने इसे इतना फ्रेश कभी नहीं देखा था। वो आगे बढ़ी और बिना किसी हिचकिचाहट के सीधी मरीना बेगम के गले जा लगी। अस्सलाम वालेकुम ममानी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, तुम कैसी हो बेटे? बिना किसी जान पहचान के उन्होंने इसके सर पर प्यार दिया, तभी वो इनसे अलग हुई। मैं तो ठीक हूँ ममानी, अब आपको देखकर और भी ठीक हो गई हूँ। इसकी नज़रें मोहित पर थी, वो भी सही देख रहा था। मरीना बेगम एक पल में बहुत कुछ समझ गई थी। सब तभी जवाद साहब बोले, बेटा अब नाश्ता ले आओ जल्दी, मेरी बीवी कल से भूखी है, बाकी बातें नाश्ते के बाद कर लेना प्लीज़। जी मामू, मुस्कुराकर कहते हुए वो किचन में घुस गई। मोइद अजहान के पास चला गया और जो इसी के कमरे में इसी के बेड पर सोया हुआ था। इसे और तो कुछ ना सूझा, अलार्म उठाकर इसके टाइम सेट कर दिया। अगले पल बेदर्दी से बजता अलार्म इसके अजहान के सराहने के करीब रखती, जिस पर वो सख्त कोफ्त का शिकार होते हुए बेदार हुआ। क्या मुसीबत है यार। मुंदी मुंदी आंखों से हाथ बढ़ाकर इसने अलार्म ऑफ किया, झंझला कर उठ बैठा। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। जैसे इसकी नज़र मोहित पर पड़ी, वो मुस्कुरा दिया। ओ तो ये तुम्हारी कारस्तानी थी, कब आए अस्पताल से? वो अब तकिया छोड़कर सीधा हो बैठा। मोहित ने बेड पर आड़ा तिरछा लेटते हुए मजे से इसकी गोद में सर रख लिया। जब देख लिया मेरे यार ने। वैसे रात नींद नहीं आई थी ना क्या? हाँ यार, मुझे अजनबी जगह पर मुश्किल से नींद आती है। अभी सुबह अजान के बाद आंख लगी थी। ओह, फिर तो ज्यादती होगी तुम्हारे साथ। ज्यादती तो हुई है, लेकिन चलो खैर, माफ़ किया। जिस अंदाज में इसने कहा था, मोहित का खुलकर हंसना लाजमी था। मेहरबानी, चलो फ्रेश होकर आ जाओ, बाहर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? सरप्राइज। उठो जल्दी, शाबाश। वो बहुत खुश और फ्रेश दिखाई दे रहा था। अजहान को न चाहते हुए भी वॉशरूम का रुख करना पड़ा। फिर जिस वक्त ताज़ा दम होकर बाहर नाश्ते की मेज़ पर आया, वहाँ जवाद साहब और मरीना बेगम को इकट्ठे बैठे देखकर हैरान रह गए। पुप्पो वाओ, क्या सरप्राइज, क्या सरप्राइज है, क्या सरप्राइज है। वो भी खुश हुआ था। मरीना बेगम बेसाख्ता मुस्कुराते भी जवाद साहब बोले, सब हमारे बेटे का कमाल है भाई, जो काम बाप ना कर सका वो बेटे ने कर दिखाया। वेरी गुड, फिर तो ट्रीट बनती है अब मोहित की तरफ। ट्रीट भी दे देंगे यार, पहले नाश्ता तो करो, फिर मुझे अपने ननियाल भी जाना है। कुर्सी खींचते हुए मोहित ने कुछ इस अंदाज में कहा कि वहाँ मौजूद सब नफूस बेसाख्ता हंस पड़े। ऐनी सी असना में फ़िहा ने अपनी सीट संभाली थी। अजहान की धड़कनें इस पर नज़र पड़ते बेतरतीब होने लगी। तभी जवाद साहब ने बताया, ये फ़िहा है, फातिमा की बेटी। अभी 3 साल कबल इसके इंतकाल के बाद इसे अपने पास ले आया था। व्हाट? मरीना बेगम के हाथ से चम्मच गिरा, जबकि इनकी आंखों में बेहद हैरानी और दुख था। खुद जवाद साहब की आंखें भी उदास हो गई। मेरे कनाडा जाने के बाद साजिद ने रुखसती तो करवा ली, मगर ज़िंदगी भर फातिमा को सूली पर चढ़ाए रखा। सिर्फ मेरे गुस्से की वजह से इसने मेरी बहन की ज़िंदगी जहन्नम बना दी, इसे वक्त से पहले बूढ़ा और कमज़ोर कर दिया, जबकि इसने खुद दूसरी शादी भी कर ली थी। बहरहाल इंसान हालात से लड़ सकता है, तकदीर से नहीं। बहुत नॉर्मल लहजे में वो इन्हें ये रुदात सुना रहे थे, मगर मरीना बेगम को लगा इनका वजूद ज़मीन में धंसता जा रहा हो। वो सारी उम्र इसी बदगुमानी और तकलीफ का शिकार रही कि जवाद साहब ने इनके साथ वफा नहीं की, इनके होते हुए किसी और के हो गए। मगर ये भेद तो अब खुला था कि वो तो अब भी सिर्फ इन्हीं के थे। जाने ये दुख की शिद्दत थी कि शर्मिंदगी की इंतहा वो अपनी सीट थे हिल कर खड़ी हो गई, उठी थी और लाउंज से बाहर निकल गई। जवाद साहब भी फौरन इनके पीछे लग गए। मरीना बाहर लॉन में गुलाब की बाड़ के करीब खड़ी हो, वो शिद्दत से रो रही थी। जवाद साहब ने मोहब्बत से इनके हाथ थाम लिए। क्या हुआ, क्यों रो रही हो?
जवाद आई एम सॉरी, मैं नहीं जानती थी मेरा किया हुआ एक गलत फैसला इतनी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, मैं वाकई आपको नहीं समझ सकी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। 45 साल की उम्र में वो 9 उम्र लड़कियों की तरह बिलक रही थी, तभी जवाद साहब ने इनके शानों पर हाथ फैलाकर इन्हें खुद से समेट लिया। जो होना था वो तो हो गया मरीना, अब रोने से कुछ हासिल नहीं है, प्लीज़। मगर मैं बहुत गिल्ट फील कर रही हूँ, मुझे पहले खबर हो जाती, काश। प्लीज़ मरीना, जो हो गया इसे भूल जाओ प्लीज़, इतने सालों बाद मुझे और मेरे बेटे को खुश होने का मौका मिला, प्लीज़ तुम हमारी खुशी को यूँ रोकर मानित मत करो, प्लीज़। वो बहुत लजाजत से कह रहे थे। मरीना बेगम ने आहिस्ता से आंसू पहुँचकर अपने लब जवाद साहब के दाएं हाथ की पुष्ट पर सबत कर दिए। मैं आपकी गुनाहगार हूँ जवाद, इस काबिल तो नहीं हूँ कि अल्लाह मुझे माफ़ करे, फिर भी प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। आपने माफ़ कर दी तो मुझे यकीन है मेरा अल्लाह भी मुझे माफ़ कर देगा। ठीक है, कर दिया माफ़, अब चलो नाश्ता करो फिर शहर के लिए निकलते हैं। वो आज भी वैसे ही थे, बेहद सादा और सरापा मोहब्बत। मरीना बेगम के अंदर तक खुद से नफरत की लहर उतर गई। इन्हें लगा जैसे गुजरे हुए 25 साल इन्होंने काले पानियों की नज़र कर दी हूँ। अंदर डाइनिंग हॉल के में मोईद, अजहान और फीहा परेशान से खामोश बैठे थे। इन्हें वापस आते देखकर इनके चेहरों पर रौनक लौट आई थी। मरीना बेगम ने एक नज़र खामोशी से सबको देखा, फिर अपनी सीट पर बैठ गई। चलो मोहित, अपना और पापा का बैग तैयार करो, शहर में बहुत कम दिन रह शादी में बहुत कम दिन रह गया, वहाँ शहर में सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। और फ़िया बेटे, आप भी अपना बैग तैयार कर लो। नाश्ते के फ़ौरन बाद इन्होंने हुक्म जारी किया, जिस पर मोइद ने मुस्कुराकर, जबकि फ़िया ने चौंक कर इनकी तरफ देखा। अम्मी, मैं तो बीमार हूँ, आप फ़िया से कहीं ये अपने साथ में हमारे बैग भी तैयार कर लेगी। तुम्हारी बीमारी का पता लग गया मुझे, ज़रा ड्रामेबाजी की तो लगाऊंगी एक। इस बार इन्होंने ज़रा सा डपटा जवाब, मोइद और जवाब सब दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़े। देख लिया अब्बू, अम्मी बहुत पहुंची हुई चीज़ है। वो शरारती हो रहा था। फ़िया ने नाश्ता अधूरा छोड़ दिया। मुमानी, मैं मामूर मोइद का बैग तैयार कर देती हूँ, मगर आई एम सॉरी, मैं आपके साथ नहीं जा सकूंगी, क्योंकि मुझे शहर में रहने की आदत नहीं है। मरीना बेगम, जो मोइद की बात पर मुस्कुरा रही थी, अब संजीदगी से देखने लगी। सिर्फ चंद दिन की बात है फ़िया, चंद दिन भी नहीं रह सकती। मुमानी, आई एम सॉरी। वो माजी के सारे किस्से से बाखबर थी। मरीना बेगम को बेहद नदामत महसूस हुई, खुद अजहान का दिल जैसे बुझ कर रह गया। ठीक है, तो फिर किसी का भी बैग तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं। अजहान, तुम शहर चले जाओ, मौज़म भाई से कह देना मेरी मजबूरी है, मैं नहीं आ सकती। वो मुकम्मल संजीदगी और रियासत से कह रही थी। फ़िया को न चाहते हुए भी हथियार फेंकने पड़े। ओके, मैं चल रही हूँ आपके साथ। जैसे इसने कहा, अजहान के लब फ़ौरन मुस्कुरा उठे, जबकि मोइद भी हंस दिया। देखा वो कितनी समझदार है मेरी अम्मी, बिल्कुल मुझ पर गई हैं। कोई शक नहीं। जवाद साहब भी मुस्कुराए। इसी रोज़ शाम में वो सब शहर के लिए रवाना हो गए। पिछली रात का पहर था। ऐना की आंख अपने सेल की वाइब्रेशन से खुली। इसने नींद से बोझल पलकों को वो मुश्किल वार करके स्क्रीन को देखा। वहाँ रेयान का नाम जगमगा रहा था। एकदम इसके दिल की धड़कन तेज हुई, जबकि हाथ कँपा उठे। फौरन से पेशतर उठकर बैठी थी, मगर तब तक कॉल बंद हो चुकी थी। इसने देखा इसके साल पर रेयान के नंबर से 68 मिस कॉल थी। वो हैरान ही तो रह गई। पूरे 6 माह के बाद वो शख्स भला इतनी शिद्दत से इसे क्यों याद कर रहा था। इससे पहले कि वो इस सवाल पर मजीद उलझती, इसका सेल फिर बचना शुरू हो गया। इस बार इसने बिना किसी तखैर के फ़ौरन कॉल पिक कर ली। हेलो। इसके मध्यम सी हेलो के जवाब में दूसरी तरफ कुछ लम्हों के लिए खामोशी छाई रही। फिर वो बोला, कैसी हो। ऐना की तरह इसकी आवाज़ भी बेहद बोझल थी, जैसे वह नशे में डूबकर बोल रहा हो। ऐना को लगा जैसे इसका दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर निकल आएगा। कुछ लम्हों तक वजूद कोशिश की, वो कुछ न बोल पाई तो रो पड़ी। तभी वो तड़पा था, ऐना। मगर वो इसकी पुकार से बगैर शिद्दत से रोती रही। ऐना, मेरी बात सुनो प्लीज़। इससे बर्दाश्त न हुआ तो वो बोल उठा। इसे न चाहते हुए भी अपनी सिस्कियों का गला घोंटना पड़ा। मैं मिलना चाहता हूँ कल तुमसे, किसी भी कीमत पर, प्लीज़। जैसे इसके रोने की शिद्दत में कम हुई, इसे रेयान की आवाज़ सुनाई दी। वो मज़ीद हैरान रहेगी। क्यों। तुम्हारी एक अमानत है मेरे पास, वापस करनी है। तो घर क्यों नहीं आ जाते आप। घर नहीं आ सकता मैं। जितना तड़प कर इसने पूछा था, इतनी ही आसियत से इसने जवाब दिया। वो फिर चौंक उठी। क्यों क्यों नहीं आ सकते। बस कुछ मजबूरियाँ, कल मिलोगी तो सब बताऊंगा। ठीक है, मेरा बेटा कैसे है। और इस सवाल पर दूसरी तरफ फिर गंभीर खामोशी छा गई। ठीक है। काफ़ी देर की खामोशी के बाद इसने जवाब दिया। ऐना का पूरा जिस्म पसीने में शराबूर हो गया। कहाँ मिल सकती हूँ मैं आपसे। मेरा ऑफिस आ जाना। पता है, मैं तुम्हें अभी मैसेज में सेंड कर दूंगा। फिलहाल घर में किसी को भी मत बताना प्लीज़। आप ठीक तो हैं। ओके, मैं आ जाऊंगी। शुक्रिया। अम्मी कैसी हैं। ठीक है। शगुफ्ता आंटी और बाकी सब सब ठीक है। और तुम। बिल्कुल अचानक इसने पूछा। ऐना के गले में फिर आंसुओं का पंधा लग गया। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है मालिक का। चलो अब सो जाओ, मैं कल शाम 4 बजे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ठीक है। वो आहिस्ता से बोली। इसका दिल चाह रहा था रेयान कॉल बंद न करे, मगर एक लंबी चुप के बाद इसने आहिस्ता से कॉल ड्रॉप कर दी। अगले रोज़ ठीक शाम 4 बजे बिना किसी को कुछ बताए वो एक दोस्त से मिलने का बहाना करके ड्राइवर के साथ घर से निकल आई। रेयान की कॉल के बाद इसका एक एक लम्हा जैसे सूली पर लटके हुए गुजरा था। रेयान ने अपने ऑफिस का जो एड्रेस इसे मैसेज में सेंड किया था, वो इस एड्रेस पर पहुंच चुकी थी। लिहाजा ड्राइवर को वापस भेजकर वो सामने मौजूद शानदार इमारत के पड़ी। इमारत के अंदर का माहौल बाहर से भी ज़्यादा शानदार था। इसने रिसेप्शन पर अपना नाम बताया और रेयान मलिक से मुलाकात की दरख्वास्त की। जवाबन अगले पल इसे एक शानदार से कमरे की तरफ भेज दिया गया। शायद वो पहले इसके लिए अपने स्टाफ को हिदायत कर चुका था। ऐना को लगा इसके कदम मन भारी हो रहे हों, जबकि दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। सामने मौजूद दरवाजे पर हल्की सी नॉक के बाद जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, सामने मौजूद रेयान मलिक को देखकर इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। बेहद थकी हुई आंखों के नीचे बड़े बड़े हल्के, बेहद कमज़ोर सेहत, ऊपर से काफ़ी रोज़ की बड़ी हुई शेप इसे किसी और ही रेयान मलिक से मिला रही थी।
रेयान ने इसकी आंखों में आंसू देखकर फिर एक जख्मी मुस्कुराहट इसके लबों पर बिखर कर रह गई। आओ ऐना प्लीज़। उसे अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठने की हिदायत दे रहा था। ऐना की सिर्फ बोर्ड के मारे चलती खामोशी से बैठ गई। किसके साथ आई हो? पहला सवाल हुआ था। ऐना ने अपनी नज़रें इसके चेहरे से नहीं हटाई। ड्राइवर के साथ। यहाँ तक आने में कोई मुश्किल तो नहीं पेश आई? नहीं। ओके, क्या लोगी, ठंडा या गर्म? ना ठंडा ना गर्म, सिर्फ अपना बच्चा। दीदी सर, मोहरी से इसने कहा था। इतनी देरी से रेयान की आंखों के गोशे में हल्की सी नमी छलकी थी। इसने एक नज़र हाथ में बंधी घड़ी की तरफ देखा, फिर नजरें ऐना के सोते हुए चेहरे पर टिका दी। वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहाँ है? इस बार इसने तल्खी से पूछा। रेयान ने सख्ती से लब खींच ली। तुमने इससे लाजमी मिलना? हाँ। ओके चलो फिर तुम बाहर मेरी गाड़ी में चलकर बैठो, मैं आता हूँ। इसे हिदायत देने के साथ ही उसने इंटरकॉम उठा लिया। अगले 2 मिनट में मुस्तैद मुलाजिम इसके सामने मौजूद था। जी सर। बेगम साहिबा को बाहर मेरी गाड़ी में बिठाए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जी सर। ताबेदारी से सर हिलाता मुलाजिम फौरन ही से बाहर रेयान की गाड़ी तक ले आया। ऐना मुख्तलिफ खदशात का शिकार होती चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। आसमान काले से बादलों से ढका हुआ था। वो जानती थी भी कुछ ही देर में बारिश शुरू हो जाएगी, मगर फिर भी वो वहीं बैठी रही कि इसका दिल अपने बेटे से मिलने के लिए तड़प रहा था। इसे गाड़ी में बैठे भी 10 मिनट हुए थे जब इसने रेयान को व्हीलचेयर की मदद से ऑफिस से बाहर आते हुए देखा। वही पहाड़ था जो इस वक्त इसकी बसारतों पर गिरा था। आंखें जैसे सामने मौजूद मंजर देखकर फट गई थी, मगर रेयान बिना परवाह किए बिना इसकी तरफ देखे गाड़ी की दूसरी तरफ फ्रंट सीट पर आ बैठा। इसके बराबर में मुस्तैद ड्राइवर ने अपनी ड्यूटी संभाल ली थी। आसमान पर छाए घनघोर बादल अब बारिश के कतरों की सूरत अपने मोती लौटाना शुरू हो गए थे। ऐना खाली खाली निगाहों से रास्तों को तकती अपनी सिसकियां दबाए बैठी रही। तकरीबन 35 मिनट की ड्राइव के बाद शहर से कदरे फासले पर एक दरमियाने दर्जे के रेस्टोरेंट के दरमियान गाड़ी रुकी और ड्राइवर ने मुस्तैदी से निकल कर ऐना की तरफ की गाड़ी का दरवाज़ा खोला। वो पत्थर के बुत की मानित साख्त जामत सी गाड़ी से निकल आई थी और रेयान रेस्टोरेंट में इसके मुकाबले बैठा था। बहुत से लम्हे खामोशी की नज़र कटने के बाद बिलाकर इसने ऐना की तरफ देखते बोलना शुरू किया। 4 माह पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिस रात मैं घर आया था और अपने बेटे को तुम्हारे पहलू से उठा कर लाया था। इसी रात इसी एक्सीडेंट में मेरी टांगें ज़ाया हो गई। और दानिस्ता रुक कर इसने ऐना की तरफ देखा तो वो इसी की तरफ देख रही थी और बहुत आहिस्ता से इसके लबों ने जंबिश की। रेयान की ज़ुबान ने जैसे इसका साथ देने से इनकार कर दिया। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। लब काटते हुए इसने जैसे अपना हौसला जमा किया। और हमारे बेटे की जान भी। जितने धीमे लहजे में इसने कहा था, इतनी तेज़ी के साथ अन्ना का दिल डूबा। इसे लगा जैसे वहीं तेवरा कर गिर पड़ेगी। सामने बैठा वो शख्स जो बदकिस्मती से इसका शौहर था, वही इसके मासूम बच्चे का कातिल भी था। इसके लब हिल रहे थे मगर वो जैसे कुछ भी सुन नहीं पा रही थी। मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ, है ना? तुम चाहो तो मुझे संसार कर दो, उफ तक नहीं करूँगा, मगर मुझे तुमसे एक गिला है। अगर तुम मेरी मोहब्बत के जवाब में मुझसे बेपरवाही ना बरतती, इतनी सादा न होती, तो शायद मैं इस बर्बादी के रास्ते की तरफ कभी कदम न बढ़ाता। मर्द को अगर घर में सुकून मिले तो बाहर नहीं भटकता। पता नहीं तुम जैसी और कितनी लड़कियाँ होंगी जिनकी सादगी बेनियाजी ने इनके शोहरों को राह रास्ते भटका दिया होगा। जानती हो तो हो तुम, मर्द साथ को रंग रंग बरंग तितलियाँ उठती अच्छी लगती हैं, रंग अच्छे लगते हैं। अगर ये रंग इसे घर में नजर आए तो वाकई इसकी अकल पर पर्दा पड़ते देर नहीं लगती। बहरहाल मुझे अब्बू ने अपनी जायदाद से आग कर दिया। इनकी जीते जी मैं इस घर में कदम नहीं रख सकता। ये मेरी सज़ा है ना? सारी उम्र इस माजूरी के साथ काटना मेरी सज़ा है, क्योंकि मैंने तुम जैसी अच्छी लड़की का दिल दुखाया। तुम्हें वो दर्द दिया जिसकी अज़ियत कभी कम नहीं हो सकती। मैं चाहता तो तुम्हारे हकूक़ अदा करके भी ये सब कर सकता था, मगर मैंने कहा ना, मेरी अकल पर पर्दा पड़ गया था। अपनी बर्बादी और तबाही तक पता ही नहीं चला कि मैं क्या करूँ। अब इसकी आंखों लहजा भर आया था। ऐना खुद ऐना की आंखों से टूट टूट कर आंसू नीचे गिरे थे। मैं जा रहा हूँ ऐना, अभी 30 मिनट के बाद मेरी फ़्लाइट है। कहाँ जा रहा हूँ नहीं जानता, मगर इतना ज़रूर जानता हूँ कि अब कभी पलट कर इस देश में नहीं आना, कभी भी नहीं। मगर मैं जहाँ भी रहूँगा अपने घर वालों की याद को सीने से लगाए इनकी हर लम्हा खबरगिरी रखूँगा। तो मम्मी और बाकी सबसे कहना मुझे माफ़ कर दे। मैंने वाकई सिर्फ अपनी ज़ात की खुशी के लिए इन सब का बहुत दिल दुखाया। अब इसकी आंखें सुर्ख होना शुरू हो गई। ऐना का दिल गहरे पाताल में डूबता चला गया। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद इसने कोट की जेब से एक लिफाफा निकाला और मेज़ पर रख दिया। ये मेरे पास तुम्हारी अमानत है। मेरे ख्याल में खुद अजियत थी कि सूली चढ़कर इससे ज़्यादा मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सकता था। इसका बोझल गंभीर लहजा अब टूट रहा था। इस लम्हे इसका शिद्दत से दिल चाहा कि वो सामने पत्थर हुई बैठी लड़की को जोर से अपनी बाहों में भेजकर आखिरी बार चूम ले, मगर अब इसके पास ऐसा कोई हक नहीं था। ऐना पत्थर हुई बैठी रही। इसे पता नहीं चल सका कब वो आंखों में ज़बत की प्यास, शिद्दत की प्यास लिए वहाँ से उठकर चला गया। वो घर वापस आई तो हर तरफ सुनाटा था, बिल्कुल वैसा ही सुनाटा जैसे इसके अंदर उतरा हुआ था। किसी रोबोट के मारे चुपचाप चलती वो ऊपर अपने कमरे में चली आई और फिर बेड की साइड से ख्वाबा पर गोलियों की बोतल उठाकर 3-4 गोलियां हथेली पर रखकर एक गिलास पानी के साथ इकट्ठी फाँक ली। किसी की दुनिया उजड़ता तो होशो हवास से बेगाना हो जाता, वो भी हो गई थी। आजम साहब के पोर्शन में इस वक्त मरीना बेगम, जवाद साहब, हसन और इनकी भांजी को प्रोटोकॉल मिला था। सब वहीं इकट्ठे हुए थे। किसी को खबर ही नहीं थी कि ऐना की दुनिया लुट गई थी। ऐना के साथ बहुत बुरी हुई है। ऐना ये सब डिजर्व नहीं करती थी जितनी बुरी उसके साथ हुई है। रेयान के साथ तो बिल्कुल सही, पर रेयान यही सब डिजर्व करता था। यही वो मोड़ है जाना जहाँ आकर हमेशा काफिले टूटे हुए देखे।
यकीन मिटते हुए देखे, यही वो मोड़ है जाना जहाँ हमको बिछड़ना है। बज़ाहिर मुस्कुरा कर खुश नज़र आकर ये कहना है कि जो मिल जाता हुआ पल है कभी वापस नहीं आता। नई मंजिल नई चाहत तुम्हारी मुंतज़िर होगी, अब अगले मोड़ पर तुम किसी से प्यार करना है। यही हर बार करना सुनो जाना यहाँ पर मौत से होते तो हैं लेकिन किताबों में और इन बेदर्द ख्वाबों में। चलो इस पे इसी को छोड़ो, तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, यही वो मोड़ है जाना जहाँ हमको बिछड़ना है, ये शहर दिल उजड़ना है। शाम ढल रही थी। दिन भर शदीद गर्मी के बाद किरणों की तमाज़त पे खेरता सूरज थका मांदा सा उफ़क़ के इस पार गरूब होने की तैयारी कर रहा था। कदी बोझल असाब के साथ इस वक्त वो घर में दाखिल हुई। सामने लॉन में बिखरे खुश्क पत्ते जैसे इसके अपनी बेबसी और बेकली का मजाक उड़ाते महसूस हो रहे थे। चंद घंटों पहले इस घर से निकलते वो कितनी खुश थी, मगर अब चंद घंटों के बाद इसके कदमों ने जैसे इसका साथ देने से इनकार कर दिया था। वापसी का सफ़र हमेशा थका देता, वो भी थक गई थी। लॉन में बिखरे खुश्क पत्तों को बेनियारी से पाँव तले रोनते हुए जिस वक्त वो अपने कमरे में इसका एक एक उज़ू दुख रहा था। मुलाजमा ने इसे देखा, खाने का पूछा, मगर बिना कोई जवाब दिए खामोशी से अपने कमरे में चली गई, जहाँ पहली वहशत और वीरानगी किसी तौर पर इसके दिल से कम नहीं की थी। कपकपाते हाथों से दरवाज़ा लॉक करने के बाद वो बेड पर आई। उसने परस में वो लिफाफा निकाला जो रियान आखिरी तोहफे के तौर पर इसे दे गया था। इसके खतरे के मुताबिक वो तलाकनामा था। ज़िंदगी के सफ़र में इसकी और रियान मलिक की जुदाई का आखिरी सबूत था। एक ऐसा आखिरी मोड़ था जहाँ दोनों की मंजिलें हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गई थी। एक पाँव बेड से नीचे लटका है, दूसरा पाँव बेड के ऊपर ही मोड़े बैठी वजह से इस लम्हे पत्थर की हो गई थी। वक्त ने इसे बर्बाद कर दिया और वो शख्स जो बदकिस्मती से इसका हमसफ़र था, इसने इससे अपना प्यार और अपनी औलाद तो छीनी ही थी, अपना नाम भी छीन लिया। ना को लगा जैसे इसकी शरियानें फट जाएंगी। इसके घर वाले इस वक्त आज़म मलिक साहब के पोर्शन की तरफ गए हुए थे, जहाँ 25 साल के बाद मरीना बेगम के शौहर की खातरे हो रही थी और इनका बेटा मोहित बहुत देर तक इसका इंतजार करने के बाद बिलाकर अपने किसी काम से घर से निकल गया था। एनका दिल चाहा अपनी बर्बादी और अपने मासूम बच्चे की नागहानी मौत पर बैन करे, बच्चों की तरफ बिलक बिलक कर रोए, मगर वो एक आह तक नहीं भर सकी। इसकी आंखें जैसे किसी दोजख की तरह जल रही थी। सामने दीवार पर लगे वॉल क्लॉक ने रात का 1 बजा जब बेहद बेबस होकर इसने हथेली पर नींद की चंद गोलियां रखी और एक गिलास पानी के साथ निकल ली। इसकी ज़िंदगी में वो पहली रात थी जब वो बिना किसी मजबूरी के इसने ईशा की नमाज़ नहीं पढ़ी। सुबह फजर की अजान तक इसका जिस्म दहक कर अंगारा बन चुका था। अगली सुबह इसकी आंख खुली तो इसके कमरे का लॉक टूटा हुआ था और पूरे 3 घंटे अस्पताल में गुजार कर इसका मैदा वॉश करने के बाद इसके घर वाले इसे घर वापस ले आए। इस वक्त वो सब इसके गिर्द जमा थे। शायद इसकी तबाही की कहानी किसी से भी पोशीदा नहीं रह सकी थी। तभी आसिया बेगम और शगुफ्ता बेगम रो रही थी, जबकि करीबी मुतफक्कर से खड़े आज़म मलिक साहब और मौज़म मलिक साहब यूँ शर्मिंदा दिखाई दे रहे थे जैसे वो इसके गुनाहगार हों। एना ने सिर्फ एक सरसरी सी निगाह इन सब पर डालने के बाद अगले ही पल फिर से आंखें मूंद ली कि अब इसमें बर्बादी के बाद इसे किसी के भी दुख में हमदर्दी और पछतावे से कोई लेना देना नहीं था। हमदर्दियाँ, खलूस, तलाशें, तसल्लियाँ। दिल टूटने के बाद तमाशे बहुत हुए। सही बात है यार, तब जब उसका करना था तब किसी ने ख्याल नहीं किया। अब सारे पछतावों के लिए पछतावे लेके आगे भाड़ में जाए, अपने पास ही अपने पछतावे रखे। मोहित वार्डरोब खोले, वो पूरी तरह से अपने लिए एक बेहतरीन सूट की तलाश में था जब मरीना बेगम की पुकार पर चौंक कर पलटते हुए इसने इन्हें देखा। वो कुछ बेचैन दिखाई दे रही थी। मोहित ने वार्डरोब के पट फौरन बंद कर दी। जी अम्मी, मसरूफ़ तो नहीं अम्मी, क्यों? खैरियत? खैरियत, ये कुछ बात करनी थी तुमसे। हुक्म करें? नहीं ऐसे नहीं, तुम मुझे सोफे पर आकर बैठो सुकून से। वो इसका हाथ पकड़कर उसे सोफे की तरफ खींच लाई। ग्रे ड्रेस पैंट पर ब्लैक शर्ट, चमकदार चेकदार शर्ट जिसके बाजू उसने कोहनियों तक फोल्ड किए हुए थे। कलाई पर बंधी नफीस सी रिस्ट वॉच बेहद भरी लग रही थी। बेशक वो इस वक्त रफुलिया में बेहद हैंडसम दिखाई दे रहा था। कितनी देर खामोशी से इसका जायजा लेने के बाद इन्होंने बात शुरू की। फ़िया कैसी लड़की है? बहुत अच्छी। वो चौंका था, मगर फिर भी मरीना बेगम की तरफ देखते हुए इसने सुकून से जवाब दिया, क्या तुम इंटरेस्टेड हो इसमें? इस बार इनके सवाल पर संभल कर बैठते हुए वो जवाब देने की बजाय इन्हीं से सवाल करिए, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? जो पूछ रही हूँ इसका जवाब दो, क्या तुम इंटरेस्टेड हो इसमें? वो बहुत संजीदा दिखाई दे रही थी। मोहित ने आहिस्ता से रुख फेर लिया। नहीं, सच कह रहे हो? मैं भला अपनी माँ से झूठ क्यों बोलूँगा? वो देख सकता था इसके जवाब पर एकदम से मरीना बेगम का चेहरा खिल उठा था। वो मुस्कुराई। मैं जानती थी मेरा बेटा कभी मुझसे कुछ छुपा ही नहीं सकता। आप कहना क्या चाहती हैं अम्मी? कुछ नहीं, तुम बताओ, क्या फ़िया के अलावा तुम किसी और लड़की में इंटरेस्टेड हो? उफ, आज क्यों आप मेरी पसंद नापसंद का खाता खोल कर बैठ गई अम्मी? वो झंझलाया, मगर मरीना बेगम ने परवाह नहीं की। बताओ मोहित, कि तुम किसी और लड़की में इंटरेस्टेड हो? हाँ। इस पर इनके सवाल पर फ़ौरन जवाब देते वो उठ खड़ा हुआ। मरीना बेगम के अंदर जैसे छंद से कुछ टूट गया। कौन है वो लड़की? पता नहीं, कई साल हुए कोई राब्ता नहीं। लब भेजते हुए बमुश्किल इसने जवाब दिया। क्या मतलब? वो चौंकी थी। मोहित के अंदर इस तरह बिखरने लगा। अम्मी प्लीज़, क्या हम किसी और टॉपिक पर बात कर सकते हैं? हाँ। एक नज़र इसके चेहरे की तरफ देखते हुए इन्होंने कहा, मैं और तुम्हारे अब्बू चाहते कि अब तुम भी शादी कर लो। अच्छा, ख्याल तो बहुत नेक है, मगर सॉरी, मैं भी अपनी हाउस जॉब में बहुत मसरूफ़ हूँ। ज़रा सा मुस्कुराते हुए इसने पैंट की पॉकेट्स में दोनों हाथ छुपाए। मरीना बेगम इसे देख के रह गई। ये कोई ऐसी मसरूफ़ी नहीं कि तुम शादी ना कर सको। अम्मी प्लीज़, क्या हो गया आपको? अभी हम आयज़ा की शादी इंजॉय करने हैं और आप मेरे पीछे पड़ गई है। माँ हूँ तुम्हारी, मेरा दिल भी चाहता है अपने इकलौते बेटे की खुशियाँ देखने का, मगर मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। अम्मी प्लीज़।
वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते। बस मेरा मूड नहीं है, शादी मूड देख कर नहीं की जाती। तुम हमें इस लड़की का नाम पता बताओ, मैं और तुम्हारे पापा आयजा की शादी से फारिग होते इसके घर चले जाएंगे। जिस अंदाज में इन्होंने कहा मोहित खुलकर हंस पड़ा। अच्छा जी। आई एम सॉरी अम्मी, वो लड़की पाकिस्तान में नहीं रहती। वैसे भी इसके माँ बाप नहीं मानेंगे क्योंकि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार नहीं करती। ये क्या बात हुई। बस छोड़ें आप इस बात को, कल आयजा की मेहंदी है और मुझे अभी बहुत ज़रूरी काम से एक दोस्त की तरफ जाना है। वापसी पे बात होगी इंशाल्लाह। मोहित वो बहुत उजलत में था मगर मरीना बेगम ने पुकार लिया। जी अम्मी। वॉशरूम की तरफ जाते जाते वो फिर पलटा था, तभी वो बोली ऐना की तबीयत ठीक नहीं है मगर वो किसी के साथ भी बात नहीं करी। मैं चाहती हूँ तुम इसे अस्पताल ले जाओ, शायद वो तुम्हारे साथ चली जाए। क्यों, क्या हुआ इसे। रात वो बहुत लेट आया था, आते ही कमरे में घुसकर सो गया, तभी से किसी बात की खबर नहीं थी। मरीना बेगम भी सीधी आयना के कमरे से आ रही थी जहाँ वह शदीद बुखार की लपेट में निठाल किसी से बात करने को तैयार नहीं थी। रात सभी लेट सोए थे, किसी को भी इसका ध्यान नहीं आया था। मगर सुबह नमाज के वक्त जब वो कमरे से बाहर नहीं निकली तो सबसे पहले इसकी फिक्र करने वाली मरीना बेगम ही थी। इन्होंने सबसे पहले इसके दरवाज़ा बचाया और फिर सबके जाग जाने के बाद मुलाजिम को हदायत करके इसके कमरे का लॉक तोड़वाने वाली भी वही थी। शुरू दिन से ही नैन आयजा की निस्बत ऐना से बहुत प्यार था, तभी वो इसके लिए बेचैन थी। इस वक्त भी मोहित के सवाल पर इनकी आंखों में आंसू भरा है। मोहित का दिल बहुत जोर से धड़का। अम्मी सब ठीक तो है ना। नहीं कुछ भी ठीक नहीं है मोहित, कुछ भी ठीक नहीं है। क्या मतलब। वो परेशान हो। मरीना बेगम के आंसू और तेजी से बहने लगे। वो बहुत तकलीफ में। मोहित, रेयान ने इसे तलाक दे दिया। व्हाट। वो जैसे पूरा हिल कर रह गया। मगर क्यों। किसी और को पसंद करता रेयान, इसी के कहने में आकर तलाक भी दे दी और बच्चा भी छीन कर ले गया इससे। तुम देखो तो सही, एक ही रात में क्या हालत बना ली इसने अपनी। मरीना बेगम की इतलाई की बहुत तकलीफ देती। मोहित ने बाजू पर हाथ धरा, सूट बेड पर फेंक कर अगले ही पल कमरे से निकल गया। जो अजियत इसे इस वक्त हुई थी, मरीना बेगम इस अजियत से भी अभी आशना नहीं थी। वो सीधा ऐना के कमरे की तरफ गया मगर अंदर से इसके रोने की आवाज़ आ रही थी। तभी फना होते दिल के साथ वो वहीं से पलटा और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए घर से निकल गया कि इस वक्त असाब को लगने वाला धचका बहुत गहरा था। रात भर बारिश बरसी थी और मोहित इस रात भर घर से बाहर रहा। मरीना बेगम और जवाद साहब दोनों इसके लिए बहुत परेशान थे। अजान ने इसके सब दोस्तों को कॉल करके भी पता कर लिया मगर वो कहीं भी नहीं था। सुबह की अजान के बाद जिस वक्त वो घर में दाखिल हुआ, इसकी आंखों से जैसे लहू टपक रहा था। मरीना बेगम जो अभी नमाज से फारिग हुई थी, इसकी गाड़ी का हॉर्न सुनते ही फ़ौरन लॉन की तरफ भागी थी। मोहित वो गाड़ी से निकल रहा था जब इन्होंने इसे पुकार रहा था। जी अम्मी, कहाँ चले गए तुम कल। तुम्हें पता है मैं और तुम्हारे अब्बू पूरी रात एक पल के लिए भी नहीं सोए। आई एम सॉरी, मैं दोस्त की तरफ निकल गया था। किस दोस्त की तरफ। तुम्हारे सारे दोस्तों को अजहान ने कॉल की थी। अजहान को मेरे सारे दोस्तों का नहीं पता अम्मी। गाड़ी को लॉक करते हुए इन्हें बहुत मुस्तरब दिखाई दिया। वो इसे देखती रह गई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। जी ठीक हूँ, तबीयत को क्या होना। इस बार नजर चुराते वो फीका सा मुस्कुराए। मरीना बेगम एक कदम मजीद आगे बढ़े। तबीयत ठीक है तो आंखें क्यों सुरख हो रही हैं। रात भर जाकर मूवी देखते रहे। अम्मी प्लीज़ आप परेशान हो। ऐना की तबीयत कैसी है। ठीक है। उलझन भरी निगाहों से उसे देखते हुए बस यही कह सकी। चलें ठीक है, आप नमाज़ पढ़ लें, मैं अभी थोड़ी देर सोऊंगा, रात में फिर मसरूफ़ रहना। ठीक है। इनके सर इस बात में हिलाते ही वो वॉरन लंबे लंबे डग फटता लॉन से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इधर अजहान की आंख खुली तो फ़िया नमाज फजर की अदायगी के बाद दोनों बाजू घुटनों के गिर्द लपेटे लॉन की सीढ़ी में उदास बैठी थी। वो कितनी देर बेड से उतरकर खिड़की में खड़े से यूँ सबसे बेनियाज उदास बैठे देखता रहा। तकरीबन 11 बजे के बाद मोहित की आंख खुली तो वो इसके कमरे में चला है। कहाँ थे सारी रात। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से सब कितने परेशान रहे। पता है। एक आंख खोलकर इसे देखते हुए इसने फिर करवट बदली। वो जल कर रह गया। साले पता था तो क्यों तंग किया। पता था तो क्यों तंग किया। साला नहीं हूँ मैं तुम्हारा, ना हो सकता हूँ। खुदारा हिंदी फिल्में कम देखा करो। चलो ठीक है, कम देख लूँगा। तुम बताओ कहाँ थे सारी रात। कहीं नहीं, यूँ ही सड़कों पर खाक छानता फिरा था। मगर क्यों। अब तो पप्पा पप्पा भी मिल गए हैं, अब क्या टेंशन है तुम्हारी। बहुत टेंशन है अभी भी। तुम बताओ कब्र के फरिश्तों की तरह सुबह सुबह हिसाब किताब लेने क्यों नाजिल हो गया। अब वो सीधा हुआ मगर अब भी तकिया इसके बाजू में दबा हुआ था। अजहान इसके बराबर में नीम दराज हो गया। तेरा हिसाब किताब क्लियर है, तुझसे क्या हिसाब किताब करना। बस इतला देने आया था कि तुझे कि आज आयजा की मेहंदी है और घर में मेहमान आने शुरू हो गए, मगर तुम अभी तक बेशर्मों की तरह कमरे में घुसे पड़े हो। वहाँ अब्बू चाचू फुप्पा जी से तुम्हारा पूछ पूछ कर थक गए हैं। अच्छा। एक और बात भी पूछनी थी। पूछो। फ़िया कैसी लड़की है। क्यों, तुम ये क्यों पूछ रहे हो यार। प्लीज़ कभी तो सवाल पे सवाल किए बगैर जवाब दे दिया करो। ओके, अच्छी लड़की है, बल्कि बहुत अच्छी लड़की है। क्या तुम इंटरेस्टेड हो इसमें। तुमसे कहा मैंने इसने। नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूँ। बात क्या है। बात भी बता दूंगा, पहले तुम क्लियर करो कि तुम इसमें इंटरेस्टेड हो। नहीं, मेरी बहन है वो। वाकई। मरीना बेगम की तरह अजहान का चेहरा भी खुशी से खिल उठा। वो बेहद हैरान रह गया। वाकई। अब तुम बताओ कल से सब फर्दन मुझसे ही सवाल क्यों करें। व्हाट। और किसने पूछा। अम्मी भी पूछ रही थी कल शाम। और शायद मेरी तरह इनके दिल में भी कुछ हो। तुम्हारे दिल में क्या है। मुझे वो अच्छी लगती है मोहित, शादी करना चाहता हूँ मैं इससे। बकवास तो नहीं करे। नहीं यार, सच कह रहा हूँ। फिर तो अच्छी बात है, मगर वो नहीं मानेगी। क्यों। एकदम से इसका चेहरा बुझा था। बस एक बार दिल टूटा है इसका, बार बार इतबार नहीं करेगी वो। किसने दिल तोड़ा इसका। पता नहीं, शायद इसकी दोस्त का कोई भाई था। शादी भी तय हो गई थी मगर एन बारात वाले रोज से पता चला कि वो तो पहले से शादीशुदा था और इसके 3 बच्चे भी थे, जबकि पहली शादी भी लव मैरिज थी इसकी। ओह। वो अफसुर्दा हुआ मोहित बिस्तर से उठ गया। चलो अब तुम थोड़ा और इंतजार करो, मैं शावर लेकर आता हूँ। इसे बेड पर नींद दराज छोड़कर वो अपने कपड़े उठाता वॉशरूम में घुस गया।
तकरीबन 15 मिनट के बाद वो वॉशरूम से निकला तो अजहान वहाँ नहीं था। इसने एक नज़र बेतरतीब कमरे पर डाली, फिर उंगलियों से बाल संवारता कमरे से निकला, जहाँ हाल में मरीना बेगम जैसे इसी के इंतजार में बैठी थी। उठ के मोहित इसे देखकर फ़ौरन ही उठते हुए इसके करीब आई। मोहित ने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट्स में घुसा लिए। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हो अम्मी, मुझे क्या होना, प्लीज़ आप परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हो, माँ हूँ मैं तुम्हारी, सारी रात एक पल के लिए भी तुम्हारी वजह से सो नहीं सकी। मगर तुम्हें क्या, तुमने पहले कब मेरी परवाह किया, जॉब करोगे? अम्मी प्लीज़ क्या हो गया आपको, ऐसा तो मत कहे। क्यों ना कहूँ, तुम्हें कुछ अंदाज़ा है कि कल तुम्हारी वजह से मैंने और तुम्हारे पापा ने कितनी तकलीफ उठाई है, कितनी शर्मिंदगी का सामना किया। यहाँ सबकी जान पर बनी थी और तुम वहाँ मज़े से दोस्त के साथ मूवी देखते रहे। एक पल के लिए भी तुम्हें हमारी परेशानी का ख्याल नहीं है। आई एम सॉरी, अब छोड़ दें इस बात को प्लीज़। इसकी आंखें अब भी सुरख थी, जबकि चेहरा सता हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे वो सारी रात जाकर बहुत बेचैन रहा हो। तभी वो उसे ज़बरदस्ती नाश्ते की मेज़ की तरफ खींच लाई थी। अब्बू कहाँ हैं, क्या अभी तक सो रहे हैं? नहीं, तुम्हारे मामू के साथ किसी काम से बाहर गए हैं। मुझसे कह रहे थे कि तुम्हें उठा दूं, मगर मैंने बता दिया कि रात भर तुम अपने किसी दोस्त के साथ जाकर काम में मसरूफ़ रहे हो, इसलिए उठाना मुनासिब नहीं। मुझसे चाय डालकर देते हुए तफसील बता रही थी। मोइद ने कल का अखबार दोबारा टेबल पर रख दिया। ओ अम्मी, आप भी ना, बस मैं जाग ही रहा था, उठा लेती। बस चुप करो तुम। रात ऐना की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, बुखार उतर ही नहीं आता, ऊपर से इसने गोलियाँ भी ज़्यादा खा ली थी। मुझे बहुत मुश्किल से जान बची है। सच पूछो तो मेरा दिल इसे देख कर बहुत कटता है। अब कैसी तबीयत है इसकी? बेचैनी से पहलू बदलते हुए इसने लब भेजे। मरीना बेगम इसके सामने टिक गई। कैसी तबीयत होनी, कल से ना आंखें खोल रही है, ना कुछ खा पी रही है, ना ही किसी से बात कर रही है। सब इसे लेकर बहुत परेशान है, मगर इससे तुम शरीफी देखो कि कोई भी इस मौके पर इसका दर्द नहीं बता सकता। भाई साहब नहीं चाहते कि किसी भी रिश्तेदार आयजा के ससुराल वालों कहना की बर्बादी का पता चले। वो जल्द से जल्द आयजा की शादी के फर्ज से सुबकदोश होना चाहते हैं और मजीद अब इस मामले में कोई भी रुकावट बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए अना की दिलजोई करने की वजह सब शादी की तैयारियों में लगे। ये तो जुल्म है अम्मी, इस लड़की पर क़यामत टूट गई और किसी के पास इसके आंसू पहुंचने का भी वक्त नहीं। मोहित को दुख हुआ। मरीना बेगम ने नजरें चुरा ली। सब मजबूर है मोहित, आयजा की शादी हम सब के लिए बहुत बड़ा मसला बनी हुई है। ऐसे में अगर किसी को अना की बर्बादी का पता चलेगा तो पता नहीं कैसी कैसी बातें बनेगी। सब हमारे घर पर उंगलियां उठाएंगे, इसलिए भाई साहब मुसलतन इस बात को छुपा रहे। ठीक है, मैं देखता हूँ इसे। फ़ौरन चाय का कप टेबल पर रखते हुए वो उठ खड़ा हुआ। एना बेड पर चित लेटे छत को घूर रही थी, जबकि इसका चेहरा बुखार की हिद्दत से तमतमा रहा था। मोहित हल्की सी दस्तक के बाद इसके कमरे में चला। अस्सलाम वालेकुम। इसका हाल देखकर इसका दिल कटा था, मगर इसने चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कान सजा लिया। ना इसे करीब पाकर जल्दी से उठ बैठी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैंने सुना कि तुमने कल रात खुदकुशी की कोशिश की थी। कुर्सी की सीट कर उसके बेड के करीब लिया। एना ने घुटनों में मुंह छुपा लिया। ऐसी कोई बात नहीं, मैं जिंदगी इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली, कदर तलखी से कहते हुए इसका लहजा भरा गया। मोहित का दिल डूब कर उभरा। तुम जिंदगी से पीछा क्यों छुड़ाना चाहती हो? पता नहीं। अब वो रो रही थी। मोहित के दिल को कुछ होने लगा। एना, अजीब यासियत से इसने से पुकारा, मगर एना ने जवाब नहीं दिया। एना, तुम इतनी कमज़ोर तो कभी भी नहीं थी। मुझे हमेशा तुम्हारी बहादुरी पर फ़ख्र है। तुम्हें याद है बचपन में एक बार जब तुम मेरे साथ साइकिल पर बैठी थी और मैंने कि तुम्हें शरारत से गिरा दिया था, तब तुम्हें कितनी चोट लगी थी, मगर तुमने कोई ववेला नहीं किया। तुम खामोशी से अपना बहता हुआ खून देखती रही थी। इसी खामोशी की तो सज़ा मिल रही है। अब ऐसा नहीं कहते हैं ना, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होते। वो अपने प्यारों को आजमाइश की भट्टी में डालकर कुंदन ज़रूर बनाता है, मगर इन्हें कभी बेआसरा नहीं छोड़ता। खैर, मैं यहाँ तुम्हें कोई लेक्चर वगैरह देने नहीं आया, बल्कि अब तुम्हारी तबीयत मालूम करने आया। दिखाओ बुखार कैसा है। अपना नायत से कहते हुए इसने उठकर एना की पेशानी पर हाथ रखा, जो आग की तरह चल रही थी। ओह, तुम्हें तो अब भी बहुत तेज़ बुखार है, पता नहीं होश कैसे सलामत है तुम्हारे। बहरहाल मैं दवा भिजवाता हूँ। वो खालिन और फ़िया को कहता हूँ वो तुम्हारी पेशानी पर ठंडे पानी की पट्टी रखते। असल में शादी वाला घर है, सभी अपनी अपनी जगह मुख्तलिफ कामों में फंसे हुए, तुम माइंड मत करना प्लीज़। वो उसे तसल्ली दे रहा था। एना की आंखें आंसू से भरी। मुझे किसी से कोई गिला नहीं, शायद यही सब मेरी तकदीर में लिखा था कि मेरी तलीम अधूरी छुड़वाकर मेरी मर्ज़ी के खिलाफ ज़बरदस्ती मेरी शादी कर दी। फिर मेरा शौहर मुझे सिर्फ इसलिए ठुकरा कर चला कि मैं घरेलू लड़की क्यों हूँ, दुनिया की दूसरी मॉडर्न लड़कियों की तरह फैशन क्यों नहीं करती। मेरे 1 साल के मासूम बच्चे को मुझसे छीन कर सिर्फ इसलिए मौत के हवाले कर दिया कि इसके बाप को इसके दादा ने अपनी जायदाद से आग कर दिया। आप जाएँ यहाँ से, मुझे किसी की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। अब वो रो पड़ी। मोहित जैसे शौक रह गया। क्या कह रही है ना, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ, कोई नहीं जानता मैं किस क़यामत से गुजरी हूँ। रियान ने एक्सीडेंट में मेरा बच्चा गंवा दिया और अपनी टांगे भी, इसलिए इसने मुझे आज़ाद कर दिया। मगर तायाबू इससे पहले इसे अपनी जायदाद और इस घर से आग कर चुके हैं। वो ज़िंदगी में कभी इस घर में कदम नहीं रख सकता, कभी भी नहीं। इस बार वो मोहित का हाथ थाम कर इस पर अपना सर टकाए रोती रही थी। मोहित के अंदर आतिश फशां से फटते रहे। इसका हाथ एना के आंसुओं से भीग रहा था, मगर इसने इसे रोने दिया। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका आंसुओं के जरिए बाहर निकल जाना ही बेहतर होता है, नहीं तो वो अंदर ही अंदर घाव बनकर बदन को चाट जाते हैं। ज़िंदगी में दूसरी बार वह शदीद तकलीफ से गुजर रहा था। इससे पहले ये तकलीफ इसे इस वक्त महसूस हुई जब इसने अपनी तालीम के दौरान पाकिस्तान फ़ोन करने पर मरीना बेगम से एना की अचानक शादी का सुना। रूह जिस्म से कैसे निकलती है, कोई इस वक्त इससे पूछता। पूरे 1 हफ्ते वो बिस्तर से उठ नहीं सका था और अब एक मरतबा फिर इसका दिल इसके मुकाबले खड़ा हुआ था। कल आयजा की मेहंदी तो इसका दिल चाह रहा था वो कहीं चला जाए, कहीं किसी ऐसी दुनिया में जहाँ किसी दुख और बेसुकूनी का नाम तक ना हो, मगर ये भी इसके इख्तियार में नहीं था। इस रात बहुत दिनों के बाद फिर इसने अपना कमरा बंद करके बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की थी। सुनो, अगर मैं ये कहूँ तुमसे कि तुम बिन नामुकम्मल हूँ तो क्या तकमील मुमकिन है?
मेहंदी का फंक्शन अपने अरूज पर था। सब गहमा गहमी में मशगूल थे। पीले सूट में मलबूस सरसों के मुरझाए हुए फूल की मानित सर झुकाए बैठी आयज़ा यूँ दिखाई दे रही थी जैसे इसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा रही हो, जबकि इसके पहलू में बैठा ज़ईम खूब हंस रहा था। ऐना ने सिर्फ एक नज़र सर उठाकर इन दोनों की तरफ देखा, फिर किचन में चली आई। इसकी सूजी हुई सुर्ख आंखों से इस वक्त भी आंसू बह रहे थे, जबकि पूरा वजूद यूँ दहक रहा था जैसे अंगारा हो। ज़ईम के पहलू में बैठे मोइद ने कनखियों से इसकी तरफ देखा और फिर नज़र फेर ली। किचन में आने के बाद ऐना ने कई बार आंखों पर ठंडे पानी के छपाके मारे, मगर इस आंखों में जलन और एक अजीब सी चुभन बदस्तूर कायम रही। घर के सभी अफराद चुप चुप से थे। कोई भी नहीं चाहता था कि कई बार मुलतवी हुई शादी के इस मौके पर किसी भी रिश्तेदार या आयज़ा के ससुराल वालों को ऐना पर टूटी क़यामत का पता चले। तभी इसने भी अपने आंसू जैसे रगड़ लिए थे, मगर आंखें किसी भी तरह खुश्क होने का नाम नहीं ले रही थी। ज़ईम की फैमिली बहुत खुश दिखाई दे रही थी। इसने दिल ही दिल में टपकते आंसुओं के साथ अपनी बहन की सच्ची और दायमी खुशियों के लिए कितनी दुआएं मांग डाली। वो भी बर्तन धोकर पलट रही थी जब मोहित वहाँ चला है। डार्क ग्रे शलवार कमीज़ में मलबूस इसकी शानदार शख्सियत बेहद चार्मिंग लग रही थी। ऐना ने इसे देखते ही जल्दी से रुख फेरा, मुबादा वो इसकी भीगी हुई पलकें न देख ले। ऐना जी, चाय मिल सकती है? कब? अभी बना देती हूँ। तबीयत कैसी है? ठीक है, मगर मुझे तो ठीक नहीं लग रही। दोनों बाजू सीने पर बांधे हुए दरवाजे के एक पट से टेक लगाए खड़ा इसे बहुत गहरी निगाहों से देख रहा था। ऐना की आंखें फिर भीगने लगी। तभी वो करीब आया। तुम्हें पता है इस दुनिया की सबसे स्टूपिड लड़की कौन है? ऐना मुअज़्ज़म अली। कनखियों से वो इसकी तरफ देख रहा था। ऐना की आंखों से आंसू टूट टूट कर गिरने लगे। ऐन इसी पल इसने हाथ बढ़ाकर इसके आंसुओं को अपनी शफाफ उंगलियों के पोरों पर चुन लिए। कुछ देर यूं ही यासियत से इसकी तरफ देखने के बाद बोला, हम दोस्त हैं ना, इतना पराया तो नहीं हुआ मैं कि तुम अपने गम भी मुझसे शेयर ना कर सको। वो शायद गिला कर रहा था। ऐना ने आहिस्ता से रुख फेर लिया। चलो ऊपर टेरेस पर चलकर बात करते हैं। यहाँ खड़े होकर काम करने के लिए बहुत मुलाजमाएं हैं घर में। नहीं, ऐना मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। चलो प्लीज़। इससे पहले वो कोई बहाना करती हुई उसका हाथ थाम कर इसे सीढ़ियों की तरफ ले आया। ऐना सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठ गई, जबकि वो इससे 2 सीढ़ियाँ नीचे बैठ गया। कुछ पल खामोशी की नज़र करने के बाद बिलाकर वो बोला, तुम्हें पता है ना आज के दौर में सबसे खुशनसीब लड़की कौन है? नहीं, शायद वो लड़की जिसे किसी मर्द का सच्चा और मुखलिस प्यार मिले। नहीं, मर्द अपनी ज़िंदगी में बहुत सी लड़कियों से प्यार करते हैं, हर नई मंजिल, हर नई काम कर, मगर वो सब की इज़्ज़त नहीं करते हैं ना। बहुत कम लड़कियां होती हैं ऐसी होती है जिन्हें मर्द चाहने के साथ साथ इनकी इज़्ज़त भी करते हैं, और वही खुशनसीब लड़कियां होती हैं। मगर हमारे यहाँ की औरत का अलमिया ये है ना कि वो किसी भी मर्द के प्यार के लिए अपना तन मन धन, यहाँ तक कि इज़्ज़त जो किसी भी औरत का सबसे कीमती सरमाया होती है, को दाव पर लगा देती है, चाहे वो प्यार महज एक फ़रेब ही क्यों ना हो। हालांकि औरत की ज़ात से अगर इज़्ज़त को निकाल देते तो बाकी कुछ भी नहीं रहता। इज़्ज़त के सरमाए से महरूम औरत सवाए खिलौने की कोई और हैसियत नहीं रखती। मगर फिर भी खैर, तुम सारी बात तो समझ ही गई होगी ना, और हमारे यहाँ की औरत शायद कुछ समझना ही नहीं चाहती। जाने वो इसे क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। ऐना खामोशी से इसकी हरकत करते लबों को देखती रही। तभी वो फिर बोला, बहरहाल मैंने मामू से तुम्हारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन की बात कर लिया। अभी कुछ टाइम से तुम्हारे पास बेहतर होगा अगर तुम जहनी तौर पर खुद को इसके लिए तैयार रखो कर लो। नहीं, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहती। क्यों? बस मैं अब पढ़ नहीं पाऊंगी। मैं पढ़ाऊंगा और तुम पढ़ोगी, समझी? मुझे प्लीज़, मेरा दिल नहीं लगेगा। लग जाएगा, तुम फिक्र ना करो। लड़कियों के दिल बहुत जल्दी लग जाते हैं। इसके फरार की सारी राहें मसदूद किए बैठा था। ऐना दोनों हाथ मसल कर रहेगी। एक बात पूछो, सच सच बताओगी? बहुत प्यार करती हो रेहान से। ऐना को उम्मीद नहीं थी कि वो इससे ऐसा भी कोई सवाल कर सकता है। तभी इसका दिल धड़का और पलकें तेजी से भीगी। नहीं, मगर वो मेरा शौहर था, मेरे बच्चे का बाप। मैं इसे इस तरह से खोना नहीं चाहती थी। वो तुम्हारा नहीं था, क्योंकि अगर वो तुम्हारा होता तो कभी किसी और की जुल्फ़ों का सीध ना होता। मोहित के चेहरे पर एक हल्की सी इत्मीनान की लहर छलकी। ऐना घुटनों पर सर झुकाए सुनती रही। मुझे अफसोस है ना, मगर हकीकत यही कि रेहान को तुमसे कभी भी प्यार नहीं था। मैं जानती हूँ तो इसके लिए अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बर्बाद मत करो प्लीज़। जितनी बर्बाद हो चुकी है इसके बाद अब मेरे लिए ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। मोहित, ऐसा नहीं कहते। खैर चलो, अब तुम रेस्ट करो, मैं मेडिसिन भिजवा रहा हूँ, वो ले लेना। वो इसके लिए परेशान हो रहा था। ऐना आहिस्ता से अस्पात में सर लाती फ़ौरन सीढ़ियों से उठ खड़ी हुई कि इस वक्त वाकई से आराम की ज़रूरत थी। मेहंदी का फंक्शन जारी था और ज़ईम के पहलू में बैठी आयज़ा की गर्दन में सलसल सर झुकाए बैठे रहने के से दुखने लगी थी। इसका दिल इस लम्हे बहुत अजियत महसूस कर रहा था, जबकि ज़ईम के मलबूस से उठती दिलफरेब खुशबू अलग परेशान किए दे रही थी। ऊपर से वो जितना सिमट रही थी, ज़ईम इतना ही फैल के इससे करीब होने की कोशिश कर रहा था। बार बार कभी इसके हाथ और कभी कंधा जैसे इसके वजूद से टच होता वो झंझला कर रह जाती। इसने 1-2 बार नज़र उठाकर इधर देखा, मगर कोई भी इस वक्त वहाँ इसकी मदद के लिए मौजूद नहीं था। अजीब बेबसी से थी, जबकि वो जैसे दर्द की शिद्दत से फट रहा था सर। ज़ईम और इसकी सारी फैमिली वहीं मौजूद थी और वो लोग बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। आयज़ा का दिल चाहा वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोना शुरू कर दे। तभी मोहित वहाँ दोबारा और आयज़ा ने इसकी आवाज़ सुनते बेसाख्ता पहलू बदला, क्योंकि मोहित के आने से सोफे पर इसके लिए जगह बनाते हुए ज़ईम फिर इसके करीब हो गया था। मगर इस बार इससे बर्दाश्त न हुआ तो बोल रही, मोहित भाई। इसकी पुकार पर मोहित के साथ साथ ज़ईम भी चौंका। मैं थक गई हूँ, रेस्ट करना चाहती हूँ प्लीज़। ओके, मैं आंटी से कहता हूँ तकरीब ख़त्म करें, आप थोड़ा इंतज़ार करें प्लीज़। उसे तसल्ली देता फ़ौरन ही अपनी जगह से उठ गया। तभी ज़ईम ने इसका हाथ अपनी गिरफ्त में लिया तो आयज़ा को ऐसा लगा जैसे इसने बिजली की किसी नंगे तार को छू लिया। फ़ौरी तौर पर इसने अपना हाथ ज़ईम की गिरफ्त से निकालने की कोशिश की, मगर दूसरी तरफ से इसकी गिरफ्त मजबूत थी। आयज़ा को अपना हाथ इसकी गिरफ्त में जकड़ा हुआ महसूस हुआ था। मारे बेबसी के इसकी आंखें भर आईं। हाथ छोड़े मेरा। छुड़वा लो अगर छुड़वा सकती हो तो। मैंने तो छोड़ने के लिए नहीं थामा।
फ़ौरन इसका सरसर जवाब भी मौसूल हो गया। वो होंठ काट कर रह गई। आंसू थे कि आंखों में मचल रहे थे, मगर वो इस पेंडू शख्स के सामने रोना नहीं चाहती थी। तभी ज़बत से काम ले रही थी। आप इस ज़ोर ज़बरदस्ती से सवाए नफ़रत के कुछ हासिल नहीं कर सकते। चलो मोहब्बत ने सही, नफ़रत ही सही, कुछ तो मिल रहा ना आपसे। वो भी ढीठ इब्ने ढीठ था, वो खून के घूंट पी कर आ गई। तभी मरीना बेगम वहाँ चली आई। ज़ईम बेटा खाना लग गया, आप खाना खा लो, आइज़ा भी थक गई होगी, थोड़ा देर आराम कर ले, बहुत रात हो गई है। जी आंटी, लब दबाकर फर्माबरदारी से कहते हुए इसने उठते उठते इतनी ज़ोर से आयज़ा का हाथ दबाया कि वो तड़प कर आ गई। जंगली बिना किसी की परवाह किए वो बड़बड़ाई और ज़ईम सुनकर मुस्कुरा दिया था। आयज़ा अपने कमरे में और इसकी आंखों से भल भल आंसू बह रहे थे। नोच नोच कर हर चीज़ उतारते हुए इसने अपनी बेपरवाही से इधर उधर फेंक दी। थोड़ी देर बाद कमरा लॉक करके नीचे कालीन पर बैठते हुए बेड की पट्टी से टेक लगाकर वो रोना शुरू हुई, तो फिर आंसू सिसकियों में बदल के, मगर वो चुप न हुई। जाने रात का कौन सा पहर था जब वो शदीद प्यास के हाथों मजबूर होकर कमरे से निकली और किचन में चली गई, जहाँ पहले मोहित खड़ा अपने लिए कॉफ़ी फेंट रहा था। आहट की आवाज़ पर इसने पलट कर आयज़ा की तरफ देखा। आयज़ा आप? जी भाई, बहुत प्यास लगी थी, पानी पीने चली गई। और खाना? सॉरी, खाने की भूख नहीं। और खाने की भूख क्यों नहीं? पता नहीं। ऐना की तरह वो भी मुस्तरब दिखाई दे रही थी। वो गहरी सांस भर कर रह गया। ओके, कॉफ़ी पियोगी? चलो बैठो, यहाँ मैं बनाता हूँ अभी एक और कप। किचन में रखी खाने के छोटे टेबल की तरफ इशारा करते वो फ़ौरन पलटा तो आयज़ा ने ढाल सी वहीं बैठ गई। मरीना बेगम के कमरे से अजहान के कहकों की आवाज़ें आ रही थी। इसने चुपचाप सर कुर्सी की पुश्तगार से टकाकर आंखें बंद कर ली। ये लो कॉफ़ी, मगर पहले ये कुछ बिरयानी खा लो, मैंने अभी गर्म की है। खाली पेट कॉफ़ी पीना अच्छी बात नहीं। कुर्सी के सीट कर कुछ ही लम्हों के बाद इसके मुकाबले बैठते हुए उसे हिदायत कर रहा था। आयज़ा ने चुपचाप सर इस बात में हिला दिया। वो भी बिरयानी के 2 लुकमे ही ले पाई थी जब मोइद ने कॉफ़ी का कप दोनों हाथ में जकड़ते हुए इसकी तरफ देखा। आयज़ा, अगर मैं कहूँ कि तुम मेरे लिए बिल्कुल मेरी छोटी सगी बहन की तरह, और ये भी कि मैंने हमेशा से खुद को तुम्हारा सगा भाई समझा, तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगी? आयज़ा ने बिरयानी छोड़ दी थी। मोइद ने नज़र इसके सते हुए चेहरे पर टका दी। थैंक्स इस एतमाद के लिए। वो शायद इससे कुछ कहना चाहता था। आयज़ा खामोश रही थी। वो फिर बोला, मैं ज़ईम को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो एक पढ़ा लिखा बहुत समझदार इंसान है। मेरी नज़र ने आज तक इसमें कोई बुराई नहीं देखी। अगर एक भाई की नज़र से देखूँ तब भी अपनी बहन के लिए इससे बेहतर शख्स तलाश नहीं कर सकता। फिर भी तुम इस शादी से खुश नहीं हो सिर्फ इसलिए कि वो एक देहाती शख्स है। भाई प्लीज़, मैं इस शख्स के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। तुम ना करो, मगर मैं करना चाहता हूँ। सिर्फ इसलिए कि वो देहात में रहता, तुम इसे रद्द नहीं कर सकती आयज़ा। मेरे रद्द करने से क्या होता है भाई? 100 बार रद्द करूँ तब भी शादी इसी के साथ होनी है। मगर तुम रद्द क्यों करो? वो तुम्हारी इज्जत करता है, तुम्हें पूरी इज्जत और ईमानदारी के साथ अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता है। तुम मेरी तरफ देखो, क्या मेरी शख्सियत में तुम्हें कोई कमी नज़र आती है? मैंने भी देहात में ज़िंदगी गुजारी है, तो क्या मैं जाहिल हूँ? क्या मेरे अंदर सलीका नहीं है? शायद तुम्हें बुरा लगे, मगर ये हकीकत है आयज़ा। जो इज़्ज़त और प्यार तुम्हें ज़ईम जैसे एक देहाती मर्द दे सकता है, वो शायद शहर का कोई लाइक फाइक लड़का भी कभी ना दे सके। मेरी समझ में भी नहीं आता, आखिर तुम लड़कियां हमेशा शराब की ख्वाहिश क्यों करती हो? पानी से भरे सायादार बादलों की तरफ क्यों नहीं देखती? भाई मेरा ज़ईम से कोई वास्ता नहीं है, बस मैं किसी देहात में ज़िंदगी बसर नहीं कर सकती। तो क्या हुआ? ज़ईम का शहर में बिजनेस है, इसका सारा दिन शहर में गुजरता है। तुम तो कहोगी तो वो यहीं घर खरीद लेगा। आयज़ा, इस पर भरोसा तो करो। ठीक है भाई, अब मैं जाऊँ, मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है। मोहित की लंबी चौड़ी तकरीर के जवाब में इसने हाथ में पकड़ा कॉफ़ी का कप दोबारा टेबल पर रखा। वो महज इसे देख कर रह गया। ठीक है, जाओ, शब बखैर, मगर मेरी बातों पर गौर ज़रूर करना। तुम नहीं चाहोगी फिर भी सब कुछ होकर रहेगा, और तो क्या बेहतर नहीं कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें तुम्हारी खुशी भी शामिल हो जाए? ठीक है भाई, शब बखैर। वो इस किस्से से बेजार थी, मगर चूँकि मोइद की इज़्ज़त करती थी तभी इसने कुछ कहा नहीं था। मोइद इसके जाने के बाद कितनी देर वहाँ बैठा इसके बारे में सोचता रहा। दरअसल आयज़ा नूं हाले तक भी छित्तर खा के ठोकर खा के भी इज़्ज़त नहीं पच रही। हुण इज़्ज़त पचेगी थोड़ा जिहा जलील हो के कि जदों ज़ईम मैनूं मूँह नहीं लाएगा, जदों इहदी औकात दे विच रखेगा ना, फिर इस कुड़ी नूं इज़्ज़त पचनी है। फिर इस कुड़ी नूं पता लगना कि वो क्या कहते हैं, आटे दाल दा भाव पता लगेगा इसको। अच्छा, कमरे में दूधिया बल्ब रोशन था। दरवाज़ा मुकम्मल बंद नहीं था। तभी हल्की सी रोशनी की एक पतली सी लकीर दरवाजे की दरार से छिनकर बाहर सीढ़ियों पर पड़ रही थी, जहाँ जरनीला अफंदी का बेटा अली दोनों हाथों के प्याले में अपना चेहरा लिए चुपचाप रो रहा था। शब के 12 बज रहे थे, मगर जनीला अभी तक घर वापस नहीं लौटी थी। इसकी बेटी बिस्मा आज भी इसका इंतज़ार करते रोते रोते सो गई। अफ़ान अहमद सदीकी की रहलत को 2 साल होने को आए थे, मगर इसके दोनों बच्चे अभी तक इसे याद करके रोते थे। दोनों की नज़रों में जरनीला का मुकाम मुतासिर हो रहा था, क्योंकि वो इसकी बदकिरदारी के कई मनाज़िर खुद अपनी आंखों से देख चुके थे। रेयान मलिक इसे छोड़कर जा चुका था, मगर इसे परवाह नहीं थी, क्योंकि रेयान की जगह आबाद नफ़ीर ने ले ली थी। जरनीला के लिए इसने ना सिर्फ अपनी बचपन की मंगेतर को ठुकरा दिया, बल्कि अपने घर वालों के साथ इसे शादी के लिए फ़ाइट भी कर रहा था। और वो जानती थी कि रेयान की तरह वो भी इसे पाने के लिए अपने घर वालों को छोड़कर आ जाएगा, क्योंकि वो जाल इतना मजबूत फैलाती थी कि शिकार का इससे बच निकल जाना मुमकिन ही नहीं रहता। इस वक्त भी वो बहुत शर्मशारी के साथ घर वापस लौटी, और इसके बेटे ने इसे बहुत नफरत भरी निगाहों से देखा। कोई लावा सा था जो इसके अंदर ही अंदर पक रहा था। ये बात को रुखसत करने के बाद वो अपने बेडरूम में आई, तो उसका बेटा भी इसके पीछे ही चला है। वो इसे देखकर चौंकी। अरे अली बेटा, आप अभी तक सोए नहीं? अली का सर हमस झुका हुआ था। मुबादा वो इसकी आंखों में अपने लिए नफरत ना देख ले। क्यों? वो पलट कर इसके मुकाबले आई। क्या आज फिर पापा याद आ रहे हैं? नहीं, वो अब भी चुपचाप सा था। फिर
اب کہ اس نے بھویں چکائیں تبھی علی نے سر اوپر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا. میں آپ کا انتظار کر رہا تھا, مجھے آپ کا زیادہ تر گھر سے باہر رہنا اچھا نہیں لگتا. او تو یہ بات ہے, مگر بیٹا امی شوق سے تو گھر سے باہر نہیں رہتی, 100 کام ہے جو امی کو کرنے ہوتے ہیں. آپ کے پاپا تو رہے نہیں اب, اور آپ ابھی بہت چھوٹے ہو, تو سارے کام امی کو ہی کرنے ہوتے ہیں نا. آپ ٹائم پر سو جا کرو. شاباش امی. بعد انکل کون ہے؟ آپ کے پاپا کے دوست ہیں بیٹا. پاپا کے دوست ہیں تو آپ ان سے گلے کیوں ملتی ہیں؟ اس کا بیٹا آج اس کے سامنے وکیل بنا کھڑا تھا, وہ سٹ پٹا گئی. آپ کی عمر ان باتوں پر توجہ دینے کی نہیں ہے علی, جاؤ سو جا کر. اب وہ اسے ڈانٹ رہی تھی مگر وہ ٹس سے مس تک نہیں ہوا تھا. نہیں مجھے نہیں سونا, مجھے نیند نہیں آتی امی. نہیں آتی نیند تو اپنے کمرے میں جا کر پڑھو, میرا دماغ خراب مت کرو. غصے نے اس کا چہرہ سرخ کر دیا. علی خاموشی سے سر جھکائے اس کے کمرے سے نکل آیا. اگلے 5 منٹ کے بعد جب اپنے کمرے میں واپس آیا تو اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری تھی. سامنے شیلف پر عفان کی تصویر رکھی ہوئی تھی. اس نے وہ تصویر اٹھائی اور بیٹھ کی پٹی سے ٹیک لگا کر نیچے زمین پر بیٹھ گیا. جانے کیوں آج پھر اسے اپنا باپ بہت یاد آ رہا تھا. کتنے خطوط تھے جو اس نے دونوں بہن بھائی اپنے اسکول کی کاپیاں پھاڑ کر روز اپنے باپ کے نام لکھتے اور چھپا دیتے تھے. اس وقت بھی وہ گھٹنوں پر تھوڑی ٹکائے وہ تصویر کو دیکھتے ہوئے رو رہا تھا جب اس کی 10 سالہ بہن بستر سے اتر کر اس کے پہلو میں آ بیٹھی. بھائی آپ پھر رو رہے ہو؟ نہیں. بہن کو دیکھ کر اس نے جلدی سے آنسو صاف کر لیے. کیا آج پھر پاپا یاد آ رہے ہیں؟ وہ بس اسی کی طرف دیکھ رہی تھی. اسے اقرار کرنا پڑا تب بھی وہ بولی مجھے بھی پاپا بہت یاد آتے ہیں. پتہ بھائی ریان انکل ایک مرتبہ امی سے کہہ رہے تھے کہ امی نے ان کے لیے ہمارے پاپا کی جان لے لی, اور امی نے یہ مانا بھی. تمہیں کیسے پتا اس بات کا؟ وہ بری طرح چونکا تو بسما نے سر جھکا لیا. میں نے خود سنا تھا, میں اس وقت گھر پر تھی. امی نے صرف ریان انکل سے شادی کے لیے ہمارے پاپا کو جان سے مار دیا. اب بسما کی آواز بھی بھر آ رہی تھی. 14 سال علی کو لگا جیسے کسی نے اس کے وجود میں پارا بھر دیا. اس کی سریانیں جیسے پھٹنے لگی تھی. اس رات وہ ایک پل کے لیے بھی نہیں سو سکا. اگلے روز جب کہ ان کی ابھی چھٹیاں باقی تھی, زرنیلا نے ان دونوں کو پھر سے زبردستی بورڈنگ بھجوا دی. اس سے تقریباً 1 ماہ بعد کی بات تھی جب آباد نفیر نے زرنیلا کا برتھ ڈے اس کے گھر میں سیلیبریٹ کرنے کا اندیا دیا تھا. زرنیلا بے حد خوش تھی. بلیک کلر کی پھولدار شفون کی پھولدار ساڑی میں اس کا دودھیا وجود جیسے دمک رہا تھا. اس کے اور عباد کے درمیان ساری حدود کب کی پار لگ چکی تھی, لہٰذا آج اس نے خصوصی طور پر اپنے آپ کو پور آباد نفیر کے لیے سجایا تھا. دونوں نے رات کا کھانا باہر ہوٹل سے کھایا. کیک کاٹنے کی رسم البتہ گھر پر یا لاؤنج میں سارا اہتمام کیا گیا تھا. چند قریبی لوگ بھی انوائٹڈ تھے جو کیک کٹنے کے بعد آہستہ آہستہ رخصت ہو گئے. زرنیلا کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اس کا بیٹا اسے بتائے بغیر اس کی برتھ ڈے پر آ سکتا ہے گھر. وہ مکمل طور پر اپنی خوشی میں پاگل تھی, مدہوش تھی, اور اسی مدہوشی میں اس نے بعد نفیر پر اپنی چاہت اور پیاس کے دریا وہی لاؤنج میں ہی بہانے شروع کر دیے. اس کا بیٹا جو تھوڑی دیر پہلے اس کی غیر موجودگی میں گھر آیا تھا, اپنے کمرے کی کھڑکی سے ایک ایک منظر چھپ کر دیکھتا رہا اور روتا رہا. ماں کسی بھی انسان کی پہچان اور اس کا غرور فخر ہوتی ہے, مگر اس کی پہچان دھندلی پڑتی جا رہی تھی. اس کا غرور فخر خاک میں ملتا جا رہا تھا. جو کچھ اس رات اس نے دیکھا اس کے ذہن پر نقش ہو کر رہ گیا. یہی وجہ تھی کہ آنے والے دنوں میں اس کے لبوں پر مزید چپ کے کفر لگ گئے. اس روز پریکٹیکل کے دوران اس نے اپنی ٹیچر کو کہتے سنا تھا کہ پارا دھات خطرناک ہوتا ہے. اگر کوئی انسان غلطی سے کھا لے تو اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے. تبھی اس کے ذہن نے ایک نئی طرز پر سوچنا شروع کر دیا, اور بہت سے دن سوچنے کا نتیجہ یہ تھا کہ اگلے 3 ماہ کے بعد جب وہ 1 ہفتے کی چھٹیوں پر گھر آئے تو اس کے بیگ میں پارا موجود تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ماں کی طرز زندگی کا اثر اس کی معصوم بہن پر پڑے, اور پھر اپنی ماں کی طرح وہ بھی تباہی اور بربادی کے راستے پر نکل پڑے. تبھی اس روز جب زرنیلا اور آباد نے پھر رات اکٹھی گزاری تھی, اس نے ساری رات جاگ کر رونے کے بعد صبح زرنیلا سے پہلے اٹھ کر دودھ میں وہ پارا شامل کر دیا. عباد بچوں کی موجودگی کی وجہ سے زرنیلا کے اصرار کے باوجود بنا ناشتہ کے لیے نکل گیا, مگر زرنیلا نے اپنے لیے خود ناشتہ تیار کیا. ملازمت چھٹی پر تھی, گھر میں سوائے اس کے اور کوئی بھی نہیں تھا, اور بچوں کا کوئی نہیں تھا. ناشتہ تیار کرنے کے بعد بچوں کو جگائے بغیر اکیلی ہی ڈائننگ ٹیبل کی طرف آ بیٹھی. مکھن لگا بریڈ اور دودھ اس کا فیوریٹ ناشتہ تھا. تبھی ٹیبل پر پڑا اخبار اٹھا کر سامنے پھیلاتے ہوئے اس نے بائیں ہاتھ سے ناشتہ شروع کر دیا. بڑے بڑے ناخنوں پر لائٹ پنک کلر کی نیل پالش لگی تھی. سر کے بال ابھی اس نے کل ہی ترشوائے تھے, جبکہ بھویں تو وہ خود ہی روز سیٹ کر لیتی تھی. پاؤں کے ناخن بھی جدید تراش خراش کے ساتھ بڑے ہوئے تھے. دوپٹے سے ویسے ہی الرجی تھی, سردیوں میں بھی دوپٹہ گلے میں ڈال لیتی تو اس کا دم گھٹنے لگتا تھا. نماز تو شاید اس نے زندگی میں کبھی پڑھی نہیں تھی. خدا نے اس پر احسان عظیم کیا کہ اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب امت میں سے پیدا کیا, مگر اس کی بد نصیبی کہ اس نے اپنی نفسانی خواہشات کے ہاتھوں صرف دنیا کماتے ہوئے خود اپنے اعمال بد سے اپنے اوپر جنت کے دروازے بند کر لیے. اور دوزخ کس نے دیکھی ہے دنیا میں, یہ اس کی سوچ تھی. کدھر گیا؟ اس روز ناشتے کے دوران ہی خود اپنے بیٹے کے ہاتھوں موت کے منہ میں جاتے ہوئے بری طرح تڑپ رہی تھی, مگر کوئی نہیں تھا اس وقت جو اس کے کام آتا. اخبار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا, اور دنیا کی زندگی جسے لگتا تھا کبھی ختم ہی نہیں ہوگی اس کی آنکھوں کے سامنے مانند پڑتی جا رہی تھی. دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا پکڑے اس نے چلانے کی کوشش کی, مگر اس کے حلق سے آواز تک نہیں نکل سکی. مارے تکلیف اور بے بسی کی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, مگر یہ تکلیف تو خود اس نے اپنے لیے منتخب کی تھی. گمراہی کے راستے پر چلتے ہوئے یہ بھول گئی کہ زندگی چاہے کتنی حسین کیوں نہ, موت اذیت ناک ہی ہوتی ہے. اس کا سیل اس کی دسترس سے دور تھا. شدید ترین تکلیف سے سانس جیسے سینے میں رکنے لگی تھی. نظروں کے سامنے زمین آسمان گھومنے لگے. اس نے کلمہ پڑھنے کی کوشش کی, مگر اسے کلمہ یاد ہی نہیں آ رہا تھا. اسے لگ رہا تھا اس اچانک پہنچنے والی شدید تکلیف سے وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گی, اور پھر کچھ گھنٹوں کے بعد دوبارہ اس کی آنکھ کھل جائے گی.
وہ زندہ ہوگی اور دنیا میں ہوگی، اس نے آنکھیں بند ہونے سے پہلے اپنے بچوں کو یاد کیا۔ باری باری دونوں کے چہرے اس کی نگاہوں میں گھومے، پھر عفان، ریان اور عباد کے چہرے تصور میں آئے۔ وہ چہروں پر الجھتی چلی گئی اور ادھر زندگی کسی ریشمی ملبوس کی طرح اس کی دسترس سے پھسلتی چلی گئی۔ لوہے قلم پر ایک اور انسانی زندگی کا باب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا، مگر کون جانتا تھا کہ اس باب میں صرف خسارے رقم تھے۔ اس جیسی واہیات اور چول عورتوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کے پھر صحیح کیا، بچے نے صحیح کیا۔ اس نے اگر وہ ایسا نہ اسٹیپ لیتا، ٹھیک ہے بچہ تھا، معصوم تھا، لیکن اگر وہ ابھی یہ اسٹیپ نہ لیتا تو پھر اس کو کل کو جا کے اس کی بہن بھی اگر اسی جگہ پہ چل پڑتی تو اسی راستے پہ چل پڑتی۔ بہت دنوں کے بعد لان میں ہلکی ہلکی دھوپ بکھری تھی۔ سندان حسن کی 3 سالہ بیٹی وہیں اس کے قریب لان میں مٹی سے کھیل رہی تھی، جبکہ اس کی بیوی زرنگار کچھ رات دیر تک ایک گیٹ ٹوگیدر پارٹی میں شریک رہنے کے سبب ابھی تک کمرہ بند کیے سو رہی تھی۔ 2 سال ہوئے تھے اس کی ماں کو وفات پائے۔ جن دنوں اس کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کی ماں نے اس حادثے کو ایسا دل پر لیا کہ بستر سے لگ کے رہ گئی۔ اکلوتے بیٹے کی عمر بھر کی معذوری کے تصور نے انہیں اندر ہی اندر کھوکھلا کر ڈالا تھا، اور وہ وقت سے پہلے زندگی کی بازی ہار گئی۔ ان کی رحلت کے بعد اس کی بہن زرنگار کی شے پر ہاتھوں سے نکلتی چلی گئی، اور ایک رات ایسی آئی کہ جب وہ اس کی معذوری سے فائدہ اٹھا کر رات کی تاریکی میں گھر سے بھاگ گئی۔ قدرت کی طرف سے مکافات عمل ہوتا ہے، مگر انسان سمجھتے نہیں اور دوسروں کی عزتوں کو پامال کیا کرتا تھا۔ اس کے وہ بد اعمال اب اسے واپسی کا راستہ دکھا رہے تھے۔ ماں کی وفات کے بعد دوسری بار وہ کمرہ بند کر کے رویا، پھر مزید خاموش ہو گیا۔ سارا دن خاموش بیٹھا دور خلاؤں میں تکتا رہتا۔ کئی گھنٹے بھوکا پیاسا کمرے میں ایک ہی کروٹ پر پڑا رہتا۔ اس کی ٹانگ کا زخم بھی اب خراب ہو رہا تھا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ اپنے نفس کے ہاتھوں جتنے گناہ وہ کر چکا تھا، اس کی یہ سزا بہت کم تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے وجود میں کیڑے پڑ جائیں، مگر کوئی اس کا پرسان حال نہ ہو۔ زرنگار اس پر ہنستی تھی، طنز کرتی تھی، وہ خاموشی سے برداشت کر جاتا۔ صرف اسے اذیت دینے کے لیے اس نے بیٹی پیدا کی۔ وہ دل سے چاہتی تھی کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو، اور جس روز اس نے گھر بیٹی نے جنم لیا وہ شدید درد میں ہونے کے باوجود بے حد مسرور تھی۔ اس کا باپ جو پہلے ہی جوان بیٹے کی معذوری، بیوی کی رحلت اور بیٹی کے گھر سے بھاگنے کی بدنامی کے بعد بے حد ٹوٹ چکا تھا، آفس سے آنے کے بعد اسے اور اس کی بیٹی کو سنبھالتا تھا۔ باپ کے آنے تک وہ بے بس سا یوں ہی کمرے میں بے حال پڑا رہتا، مگر زرنگار اس کی طرف ایک نظر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ وہ جانتا تھا اگر وہ کوشش کرے تو وہ چل سکتا، مگر وہ کوشش ہی نہیں کرتا تھا۔ اپنی بیٹی کے پیدا ہونے سے پہلے 2 بار وہ خودکشی کی کوشش کر چکا تھا، مگر دونوں بار بچ گیا۔ شاید موت بھی ابھی اس پر مہربان نہیں ہوئی تھی۔ اسے اپنے باپ پر ترس آتا، جو دن بھر آفس میں کھپنے کے بعد پھر ان دونوں باپ بیٹی کے کاموں میں لگ جاتے۔ زرنگار نے اپنی مصروفیات ڈھونڈ لی تھی۔ رات دیر تک اس کی ماں کی طرح وہ کبھی کسی پارٹی کبھی کسی نائٹ فنکشن میں شریک ہوتی، اور دن میں سارا دن سوتی رہتی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس نے مردوں سے دوستی بھی شروع کر دی تھی۔ وہ مرد اب اس کے ساتھ اس کے گھر آتے تھے، بالکل ویسے جیسے سندان اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ان کے گھر جاتا تھا، مگر تب وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک روز یہ سب اعمال پلٹ کر کیچڑ کی طرح خود اس کی ذات پر آ کر گریں گے، اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ اس کے دوست اب بھی آتے تھے، مگر اب ان کے پاس زیادہ بیٹھنے کی فرصت نہیں ہوتی بھی تو سندان کو اچھا نہیں لگتا۔ اسے اب کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا سوائے اپنی بیٹی کی ننھی منھی شرارتوں کے۔ اگر وہ نہ ہوتی تو وہ کب کا تیسری بار خودکشی کی کوشش کر چکا ہوتا۔ وہ اب وائلڈ سردیوں کے دن تھے۔ زرنگار گھر پر نہیں تھی، وہ اپنے ایک دوست کے پاس لان میں بیٹھا تھا، جبکہ اس کے پاپا آفس کے لیے نکل گئے تھے۔ تبھی اس کی بیٹی نیند سے جا کر بیڈ سے نیچے اتر گئی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کمرے سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف آگئی، چونکہ اس کا بیڈ روم پہلے اوپر والے فلور پر تھا، لہٰذا زرنگار اور بچی وہیں سوتی تھی، جبکہ وہ اور اس کے پاپا نیچے والے کمروں میں سوتے تھے۔ وجہ سندان کی معذوری تھی۔ اس وقت بھی اپنے دوست کے ساتھ کاروبار اور اپنی صحت کے متعلق ڈسکس کر رہا تھا، جب اچانک اسے اپنی بیٹی کی چیخوں اور رونے کی آواز سنائی دی۔ اس کا دل جیسے کٹ کر رہ گیا۔ فوراً سے پیشتر اس نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس کوشش میں لڑکھڑا کر گر گیا۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنی معذوری پر رونا آیا۔ اس کے دوست نے اس کی کیفیت کو سمجھا اور خود اٹھ کر اسے سنبھالنے کے بعد وہ اندر کی طرف دوڑا۔ اگلے 5 منٹ کے بعد جب وہ واپس لان کی طرف آیا تو سندان کی بیٹی اس کی باہوں میں بے ہوشی کی حالت میں تھی، اور اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، سندان کی جیسے کسی نے جان نکال دی۔ اس کا دوست اس وقت اسے اور اس کی بیٹی کو لے کر قریبی کلینک گیا، اور پھر وہ بچی کے ہوش میں آنے تک اس کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ سندان اس کا بہت مشکور تھا۔ اس وقت وہ اس کے لیے کسی رحمت کے فرشتے سے کم نہیں تھا۔ شام میں زرنگار جلدی گھر واپس آ گئی تھی، مگر اس سے پہلے وہ اپنے پاپا سے خوب لڑ چکا تھا کہ ان لوگوں نے اسے بتائے بغیر 1 کروڑ کے بھاری حق مہر کے عوض اس کی شادی زرنگار جیسے بے حس لڑکی سے کیوں کی۔ آج اگر ان کے حالات خراب نہ ہوتے تو وہ کب کا زرنگار کو فارغ کر چکا ہوتا۔ اس کے پاپا اسے شرمندہ تھے، مگر اب ان کے اختیار میں بھی کچھ نہیں تھا۔ زرنگار سر شارسی کمرے میں آئی تو بچی کو گود میں لیے بیٹھے تھے، جبکہ اس کی آنکھیں جیسے لہو ٹپکا رہی تھی۔ وہ ٹھٹکی اور نہ چاہتے ہوئے بھی لپک کر قریب چلی۔ کیا ہوا، اسے کیسے چوٹ لگی؟ پتہ نہیں، سارا دن بیکار گھر میں پڑے رہتے ہو، ایک چھوٹی سی بچی کا خیال ہی رکھ سکتے؟ جسٹ شٹ اپ۔ پہلی بار اس کی طنز پر وہ شیر کی طرح دھڑا۔ زرنگار حیران رہ گئی۔ واہ بھائی، کمال ہو گیا، اپنی بیٹی بستر سے گری تو یہ حال ہے۔ دوسروں کی بیٹے کو ان کے ماں باپ کی نظروں سے گرا دیتے تھے، ساری دنیا کی نظروں میں 2 کوڑی کا کر دیتے تھے، تب کیوں دل نہیں تڑپا تھا؟ کیوں وہ کسی اور کی بیٹیاں نہیں تھی؟
बकवास बंद करो। अगर मैं 2 सालों से लोगों पर चुप का कुफर डाले हुए तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि तुम मुझ पर खुदाई शुरू कर दो। मैंने जो किया इसके लिए मैं अपने रब को जवाब दूँ, वही मुझे सज़ा व जज़ा देने का हक़ रखता है। तुम खुदा नहीं हो जो हर वक्त अज़ियत का दोज़ख दहकाए रखो मेरे लिए। ना ही मैंने अपनी मर्ज़ी से तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। पहली बार ज़रनिगाह ने इसे इस दर्जा गुस्से में देखा। मेरी माँ भी तुम्हारी जैसी औरत थी। इसने हरगिज़ एक मुस्लिम औरत की तरह हमारी परवरिश नहीं की। बचपन में सिर्फ़ एक बार कारी साहब ने से कुरान पढ़वा कर इसने समझ लिया कि इसकी ज़िम्मेदारी ख़त्म होगी। मैं जो भी करता था अपनी माँ को आकर बताता था, मगर मेरी माँ ने कभी मुझे नहीं डांटा, कभी नहीं कहा कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। माँ की गोद किसी भी इंसान की पहली दरगाह होती है। जो बातें इंसान अपनी माँ से सीखता है वो सारी ज़िंदगी इसके जहन में नक्श होकर रह जाती है। मगर मेरी माँ ने दुनिया की बहुत सी अल्ट्रा मॉडर्न माँओं की तरह कभी इस बात को नहीं समझा। शौहर को काट का उल्लू बनाकर अपनी दीनों आखिरत बर्बाद की, और हमारी भी। मगर मैं काट का उल्लू नहीं हूँ। मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि जो कुछ हमने अपनी माँ से सीखा वही सब मेरी बेटी तुमसे सीखे और अपनी दुनिया आखिरत तबाह करे। मैं अपने अमाल की सज़ा खुद भुगतूंगा, अपनी बेटी को उसका शिकार नहीं बनने दूंगा। समझी तुम? गुस्से से इसका चेहरा सुर्ख कर दिया। ज़रनिगाह चुपचाप इसे देखती रही। तभी इसने रुख फेरा था। मैं मानता हूँ गलत हूँ, गुनाहगार हूँ। इस्लामी निज़ाम हुकूमत राइज होता तो शायद अब तक कब का संसार किया जा चुका था। मगर मैं कभी किसी लड़की को बाजू से पकड़ कर ज़बरदस्ती इसके घर से निकाल कर नहीं लाया। लड़कियाँ खुद अपनी ख्वाहिशात को पामाल करने के लिए करीब आती हैं। वरना बहुत सी लड़कियाँ थी जिनसे मैंने फ्लर्ट करना चाहा मगर नहीं कर सका। इनकी हया और पर्दे ने मेरे अंदर शैतान को करीब आने नहीं दिया। कभी वो मेरे चक्कर में नहीं आई। शायद इनकी हया और पर्दे की वजह से मेरे जैसे जाने कितने आवारा लड़कों की हिम्मत ही नहीं हुई थी कि इनके साथ कुछ बुरा किया जाए। कोई भी लड़का चाहे वो जितना भी बड़ा शैतान हो, किसी लड़की के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकता जब तक वो लड़की खुद से अपनी इज्जत बर्बादी की इजाज़त ना दे। वो इसे बता रहा था। ज़रनिगाह खामोशी से आईने की तरफ बढ़ गई। लड़कियाँ मजबूर होती हैं, बाज़-औक़ात इनके हालात इन्हें मजबूर कर देते हैं। वो ख्वाब देखने पर जिनकी तामीर सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं होती। ज़रनिगाह उंगलियों से अंगूठियाँ उतारने लगी। तुम्हारी हालात ख़राब नहीं है, फिर तुम क्यों खुद को जहन्नम का ईंधन बनाने पर तुली हुई? कि तुम एक माँ के फ़राइज़ और शौहर की हकूक़ नहीं जानती? जानती हूँ, मगर मेरा शौहर इस काबिल नहीं कि इसके हकूक़ का ख्याल रखा जाए। ठीक है, मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है, मगर जिस रास्ते पर तुम चली हो वो रास्ता सिर्फ मेरी तबाही नहीं, तुम्हें खुद भी तबाह हो सकती है उस पर। कोई बात नहीं, तुम्हारी बर्बादी ज़िल्लत और रुसवाई के वजह अगर मुझे खुद भी बर्बाद होना पड़ता है तो ये सौदा महंगा नहीं। बहुत लुत्फ़ आता है मुझे जब पार्टी में लोग मुझे शराब पीते देखकर तुम्हारे हवाले से पहचानते हैं। किसी की बाहों में बाहें डालकर जब मैं किसी रेस्टोरेंट में दाखिल होती हूँ तो संदान हसन की बीवी कहकर पुकारते हैं। मेरी बेहया देखकर तुम पर तुफ फेरते, सौ बातें करते, तुम्हारी गैरत का मजाक उड़ाते। सच्ची बहुत मज़ा आता है। मैं उसके ज़बत का इम्तिहान ले रही थी, संदान लब भेंट कर रह गया। ज़िंदगी में बाज़ मोड़ ऐसे आते हैं जब इंसान बहुत कुछ करना चाहता है मगर वो खुद को बेबसी की इंतहा पर खड़ा महसूस करते हैं। संदान हसन की ज़िंदगी में वो मोड़ भी ऐसा ही एक मोड़ था। इस रात सुबह फजर तक वो एक पल के लिए भी नहीं सो सका था, मगर वो रात इसकी ज़िंदगी में एक इनकलाबी रात साबित हुई। बहुत से मुश्किल फ़ैसले थे जो इस रात में इसने किए थे। इसे खुद को बदलना था, अपनी ज़िंदगी को मौजूरी की नज़र करने की बजाय बामकसद बनाना था, और इसके लिए इसे अपने पापा के साथ साथ अपने दोस्तों की मदद की भी ज़रूरत थी। इसने अपने लिए एक केयर टेकर का एड अखबार में दे दिया। एक और हफ्ते के अंदर अंदर एक नौजवान खूबरू लड़की मिल गई जो अपने घरेलू हालात से मजबूर, न जाने कैसी कैसी हदें पार करने पर मजबूर थी। संदान ने इसके तमाम हालात जानकर इसे अपॉइंट कर लिया। अब ये होता था कि वो इसकी बेटी को भी संभालती और इसे भी संदान के खाने पीने का ख्याल रखने के अलावा इसका मुंह भी धुलवाती और इसके सर में तेल की मालिश भी करती थी। इसे रोज़ एक्सरसाइज भी करवाती, इसके मेहमानों को भी डील करती थी। छोटी से छोटी बात के लिए वो इसे आवाज़ देता था और वो बोतल के जिन की तरह हाजिर हो जाती। अजीम साहब ने इस लड़की हया के आ जाने से बहुत खुश थे। इन्हें बहुत आराम मिल गया था इससे, और ये बात ज़रनिगाह से छुपी नहीं रह सकी। इस रोज़ संडे था। अजीम साहब और संदान इकट्ठे बैठे नाश्ता कर रहे थे जबकि हया दुआ को लेकर अपने कमरे में चली गई। तभी नाश्ते के दौरान संदान ने अजीम साहब से बात की। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो बेटे, क्या बात करनी है? वो फ़ौरन मतवज्जा हुए थे। संदान ने हाथ में पकड़े कॉफ़ी के मग को दोनों हाथों की गिरफ्त में ले लिया। पापा, मैं हया से शादी करना चाहता हूँ। वो अच्छी लड़की है और सबसे बढ़कर इसके अंदर इंसानियत है। बहुत से काम वो सिर्फ इंसानियत के नाते करती है, पैसों के लिए नहीं। फिर मुझे इसकी ज़रूरत है। एक बीवी की हैसियत से वो मेरी जैसे मेरी खिदमत कर सकती है, मुलाजमा की हैसियत से नहीं कर सकती। मुझे खुद भी गवारा नहीं कि मुलाजमा की हैसियत से वो मेरे करीब आए, मुझे छुए, मेरे काम करे। फिर मेरी बेटी को वो कैसे संभाल सकती है और संभाल रही है। इससे बहुत खुश हूँ। ज़रनिगाह मेरी मंजिल नहीं है पापा। इसके पास ना मेरे लिए वक्त है और ना इस घर के लिए, ना ही मेरी बेटी के लिए। इसने ये शादी सिर्फ मुझसे अपनी बहन का इंतकाम लेने के लिए किया है। मैं इसे डाइवोर्स नहीं दे सकता, मगर दूसरी शादी तो कर सकता हूँ ना। पापा, एक ऐसी लड़की से जो चाहे खूबसूरत ना हो मगर इसे अपने हकूक़ फ़राइज़ का ख्याल रखना आता हो, जिसका दिल पत्थर से नहीं गोश्त के लुटथड़े से बना हो, जिसे मेरी इज़्ज़त करनी आती है और मेरी बेटी की अच्छी तरबियत करना भी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हया मान जाएगी। जी पापा, मैं इससे बात कर चुका हूँ, सब कुछ बता भी चुका हूँ। बहुत खुश है। असल में इसकी माँ नहीं है, बाप ने दूसरी शादी करके सौतेली माँ को सर पर ला बैठाया। सौतेली माँ भी ऐसी कि जिसके पहले से 4 बच्चे थे। अब ना सिर्फ वो औरत इसे परेशान करती है बल्कि इसके बेटे भी तंग करने से पास नहीं आते। कई बार वो लोग इसका सौदा कर चुके हैं क्योंकि माँ के बाद 2 साल पहले वो बाप की शफकत से भी महरूम हो चुकी है। फिर तो ये काम जल्द अज जल्द हो जाना चाहिए बेटे, क्योंकि मेरे ख्याल में तो ये बहुत बड़ी नेकी है। जी पापा, थैंक यू। वो मुस्कुराया था। अजीम साहब लाड में इसकी गाल थपथपा कर रह गए। रात में जब वो अपनी फेवरेट मूवी देख रहा था ज़रनिगाह की घर वापसी पर, इसने बताया, मैं शादी करूँ, तुम्हें अगर कोई इतराज़ है तो शौक से मेरी जान छोड़कर जा सकती हूँ। व्हाट? वो जो सीनियर चढ़ी थी करंट खाकर पलटी। क्या कहा भी तुमने? तुम शादी कर रहे हो?
ہاں ہاں ہاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کون عقل کی اندھی شادی کری ہے تم سے؟ حسب معمول اس نے اس کا مذاق اڑایا، وہ لب بھیج کے رہ گیا، کل دیکھ لینا اسی گھر میں آ کر رہے گی وہ۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کل یہ تماشا دیکھنے کے لیے میں اپنی ساری مصروفیات ترک کر دوں؟ نہیں، ضرور نہیں، تمہاری غیر موجودگی میں بھی شادی کر سکتا ہوں میں، تمہیں میرے لیے اپنی مصروفیات ترک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو کل دیکھیں گے کس کی عقل پر پتھر پڑیں جو اس اندھے کنویں میں گرنے جا رہی ہے۔ اس کا لہجہ اب بھی استزائیہ تھا۔ سندان نے گہرے سانس بھرتے ہوئے آہستہ سے پلکیں موند لی۔ اگلے روز زرنیگر گھر پر ہی، اور عظیم صاحب بھی ظہر کی نماز کے بعد مولوی صبر سندان کے دوست گواہ کی حیثیت سے آ گئے، مگر زرنیگر بے چینی سے لڑکی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جانے کہ اس کا دل بے چین سے تھا۔ حیا کچن میں تھی، وہ اسے اپنے لیے چائے کا آرڈر دے کر اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد حیا نے اسے کمرے میں چائے پہنچا دی۔ چائے پینے کے بعد وہ یوں ہی بے مقصد کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتی رہی۔ اس کی بیٹی حیا کے کمرے میں سو رہی تھی، وہ بھی اس کی عادی نہیں رہی تھی، اور زرنیگار کو اس کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ چند لمحے یوں ہی بے چینی سے ادھر ادھر چکر کاٹنے کے بعد بلاخر وہ نیچے حال میں کمرے میں آ گئی، جہاں سرخ شفون کا دوپٹہ اوڑھے حیا سندان کے پہلو میں بیٹھی تھی، اور سندان نکاح کے بعد اپنے دوستوں سے مسافہ کرتا اپنی نئی شادی کی مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ عظیم صاحب کے چہرے سے ٹپکتی خوشی بھی اس سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ اسے لگا جب سے اس کا وجود ایک دم سے پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گیا۔ کس قدر بے یقینی سے اس نے سامنے حال کمرے کا منظر دیکھا اور چکرا کر رہ گئی۔ بارات آ گئی تھی۔ عائزہ کو لگا جیسے اس کا جنازہ تیار ہو رہا ہو اور دفنانے میں بس چند گھنٹے باقی رہ گئے ہوں۔ کسی دیہات میں ساری زندگی بسر کرنے کا تصور ہی سے اندر سے کھایا جا رہا تھا، اوپر سے زعیم جیسا ڈھیٹ اور بے حس دیہاتی مرد جس میں انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ فیہ مایو کے فنکشن سے لے کر اس کی رخصتی تک ہر لمحہ اس کے ساتھ ساتھ رہی تھی، اور اب بھی اس کی ماں نے اس کے ساتھ ہی بھیجا تھا کہ عائزہ کی اگر کہیں اپنی نادانی میں کوئی بات بگاڑ دی تو اپنی سمجھداری سے سنبھال لے۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ زعیم کا گاؤں اس کے شہر سے کتنی مسافت پر ہے۔ پہلی بار ایسا اتفاق ہوا کہ اپنے شہر سے کسی گاؤں کی طرف سفر کر رہی تھی، اور اس سفر کی طوالت نے حقیقی معنوں میں اس کی ہمت توڑ دی تھی۔ ایک تو گرمی، دوسرا بھاری بھرکم لباس، تیسرا اتنا فاصلہ کہ بیٹھے بیٹھے اس کی کمر جواب دے گی۔ وہ اپنے گھر والوں کے ظلم پر جتنا بھی غصہ کرتی کم تھا۔ وہ لوگ تمام رسومات کی ادائیگی کے بعد صبح فجر سے پہلے نکلے تھے، اور اب سارا دن ڈھل گیا مگر گاڑی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ عجیب بے بسی تھی۔ عصر کی اذان کے قریب کہیں زعیم کا گاؤں شروع ہوا۔ اس نے جیسے سکون کی سانس لی۔ وہ کسی فاتح کی طرح بڑے فخر سے مدینہ بیگم اور فیہا کو اپنی زمینوں کے رقبے اور اس سال فصلوں کی کارکردگی بتا رہا تھا۔ ہوا کے سنگ آتی کھیتوں کی خوشبو سانسوں سے ٹکراتی اسے ایک عجیب سے احساس سے دوچار کری تھی۔ یوں ہی ذرا سا سر اٹھا کر اس نے دیکھا، شام کی ہلکی نارنجی روشنی ارد گرد تا حد نگاہ پھیلی ہری بھری فصلیں ایک عجیب سا سہانا منظر پیش کر رہی تھی۔ اس نے تھک کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ بہت فرق تھا گاؤں اور شہر کی زندگی میں۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد گاڑی ایک بڑے سے دروازے کے سامنے رکی جسے خوب سرا گیا تھا۔ لوگوں کا جمگف کیٹ جیسے اس کے منتظر تھا۔ زعیم جیسے ہی گاڑی سے باہر نکلا سب نے اسے گھیر لیا۔ عائشہ نے اس منظر کو مزید کوفت بھری نظروں سے دیکھا۔ زعیم اگلے 2 منٹ کے بعد ہی سب سے معذرت کرتا ہوا نماز کے لیے چلا گیا، جبکہ وجہ سے انسانوں کے جھنڈ کے نرگے میں آ گئی۔ اس نے کبھی انسانوں کو ایسا ہجوم بارفت کیا نہیں دیکھی تھی۔ تبھی اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ البتہ مرینا بیگم اور فیہا ہاں بس خوش اور فریش دکھائی دے رہی تھی۔ شاید ان کے لیے یہ سب نیا نہیں تھا۔ مارے تھکن کی عائزہ کی کمر جیسے ٹوٹنے لگی، مگر افسوس وہاں سبھی رسموں میں لگے تھے، کسی کو بھی اس کی تھکن کا احساس نہیں تھا۔ تقریباً 20,000 گز پر مبنی وہ حویلی نما گھر بھی اس وقت وہاں گٹھے ہوئے بھانت بھانت کے لوگوں کی وجہ سے تنگ پڑ رہا تھا۔ عظیم کی دلہن دیکھنے کے شوق میں عورتیں جیسے ایک دوسرے کو کچل رہی تھیں، جیوں جیسے وہ کوئی انسان نہ ہو، عجوبہ ہو۔ در و دیوار پر نیا رنگ و روگن ہوا تھا۔ وسیع اور صحن میں پیپل اور شہتوت کے گھنے سایہ دار درخت سر اٹھائے کھڑے تھے۔ ایک طرف غسل خانے کے پاس بڑا سا ہینڈ پمپ لگا ہوا تھا، وہیں سائڈ پر رنگ برنگ خوبصورت پھولوں کی کیاریاں تھیں۔ دوسری رنگ روگن سے سجی ایک دیوار کے قریب بڑا سا تندور لگا تھا، جس سے اٹھتا دھواں اور روٹیوں کی سوندھی سوندھی خوشبو پورے آنگن میں پھیلی ہوئی تھی۔ عائزہ نے سر جھکائے اپنے پہلو میں بیٹھی مرینا بیگم کا ہاتھ زور سے دبایا، تبھی وہ اس کی طرف جھکی تھی۔ پھپھو مجھے واش روم جانا، بہت تھکن بھی محسوس ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے میں بے ہوش ہونے والی ہوں۔ من منا کر بہت دھیمے لہجے میں اس نے کہا تو مرینا بیگم سر ہلا کر رہ گئی۔ اگلے 2 منٹ کے بعد بنا کسی کی پرواہ کیے زعیم کے بیڈ روم میں پہنچا دیا گیا۔ عائزہ کو کمرے میں آتے ہوئے عجیب سے سکون کا احساس ہوا۔ کمرہ کیا تھا، ایک ریاست تھی جس کے صحن میں کھو کر وہ سب کچھ بھول گئی۔ وہاں گاؤں میں کوئی اتنی شان و شوکت سے بھی رہتا ہوگا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بڑے سے جہازی سائز بیڈ کے اوپر زعیم کی بڑی خوبصورت تصویر لگی تھی۔ عائزہ نہ چاہتے ہوئے بھی ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ بلا شبہ وہ شخص بے حد خوبصورت تھا۔ عائزہ کو اپنی نظریں سامنے موجود سیاہ چمکدار مقناطیسی نگاہوں سے چھڑانی مشکل ہوگی۔ پہلی بار اس نے زعیم ملک کو دیکھا تھا جیسے پتھر کی ہوگی۔ صرف چند لمحوں کی بات تھی، اور ان چند لمحوں میں وہ جیسے اپنا آپ سب کچھ گنوا بیٹھی تھی۔ ایک عجیب سی برق تھی جو اچانک اس کے سارے وجود میں سرایت کر گئی۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ محض چند لمحوں میں اس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ بمشکل تصویر سے نظر چراتے ہوئے وہ دونوں ہاتھ پیٹ پر ٹکاتے وہیں بیٹھی، اس کا دل یک بارگی سے دھڑکا۔ سامنے لگے بلیک وال کلاک میں چھوٹے چھوٹے ہیرو کی مانند چمکتی سوئیاں رات کے 12 بجا رہی تھی، مگر وہ ابھی تک نہیں آیا۔ عائزہ کا دل اس شخص سے سامنا کرنے کا تصور کر کے بے چین ہو اٹھا تھا۔ بھلا وہ اس شخص کا سامنا کس منہ سے کرے گی؟ پریشانی ہی پریشانی تھی۔ ابھی وہ اسی سوچ میں گم تھی کہ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ ہلکے سے بجا، اور اس کے ساتھ ہی عائزہ کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جی تو گائز، یہاں پہ یہ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ ضرور رائے کا اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں۔ ابھی ہم نے یہ آج ہی مکا دینی تھی ایپیسوڈ، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا میں بھی بہت بیزی ہوں، میں نے بھی اپنا بہت سارا کام کرنا، اور ٹائم دیکھے کیا ہو گیا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، بہت سارا دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔